एवरीवन, दिस इज तनु टिप्टान और आप सभी को पता है हमारा बजट आ गया है 2024 का, जो कि जुलाई के अंदर आया था, राइट। अब बजट आने के बाद हमें भी चैप्टर स्टार्ट कर लेने चाहिए इनकम टैक्स के। देखो आप सभी को पता है ये जो सिलेबस है इनकम टैक्स का, ये आपकी मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आता है, चाहे वो आपकी डी यूनिवर्सिटी है, चाहे सी यूनिवर्सिटी है, PU है, KUK है, CRSU है, GJU यूनिवर्सिटी है, IJU है, इग्नू है, मुरथल की है, कोई भी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करिए जहाँ पर इनकम टैक्स का सिलेबस आता है, या फिर उसमें ये लिखा हो कि इनकम टैक्स एंड लॉ प्रैक्टिस से ऐसे लिखा हो, या फिर इनकम टैक्स एंड GST लिखा हो, तो वहाँ पर इनका टर्म मतलब सेम ही है। जैसे जैसे थोड़ा बहुत चेंज है, जैसे कि कॉर्पोरेट लॉ आ गया तो उसमें थोड़ा बहुत कॉर्पोरेट सेक्टर के बारे में बात की जा रही है, GST के बारे में आ गया तो देखो मैं आपको बता देती हूँ, ऑडिटिंग हो गया जैसे कि आपका, ठीक है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो गया आपका, GST हो गया आपका, इन सब की मोस्ट ऑफ जैसे कि आपके 14 चैप्टर है, 95% हमने सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है। सो आप देख सकते हैं चैनल पर विजिट करके। सो यही बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ। तो मोस्ट ऑफ जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स थे हमने कवर कर लिए। अब बात कर लेते हैं, मैं वेट ही बजट का कर रही थी 2024 का जो बजट अनाउंस होना था इलेक्शंस के बाद, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी अमेंडमेंट हुई है, रिजीम्स की जो भी जैसे स्लैब रेट हुई है, अभी आपके लिए नया है वो मैं आपको बता देती हूँ। हम जो भी चीज़ पढ़ने वाले अपडेटेड पढ़ने वाले हैं जो कि 2024 के बजट में आया था, ठीक है। चलो इस चैप्टर को पढ़ते हैं, क्योंकि ये चैप्टर है आपको कम से कम 8 से 10 नंबर को लेकर जरूर आएगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं। कैसे आएंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी आपके लिए ये सब चीज़ नहीं है, सो मैं आपको स्टार्टिंग से डिस्कस करूँगी कि एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें होती है। अगर आज ये चैप्टर समझ में आ गया सो बहुत सारी चीज़ें आपको है क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि ये चैप्टर आपका बेस है आने वाले सभी चैप्टर्स का, ठीक है। अच्छा तो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि आपको भी पता है नॉर्मली हम सभी सब्जेक्ट के अंदर एग्जाम्पल लेते हैं, सभी चैप्टर्स के अंदर एग्जाम्पल लेते हैं। देखो सब्जेक्ट का नाम क्या है, बाद में हम चैप्टर के नाम पे आएंगे, पहले सब्जेक्ट का नाम क्लियर करते हैं। इनकम टैक्स मीन्स कि इनकम जो हम अर्न करते हैं उसके ऊपर हमें टैक्स देना है। अच्छा टैक्स का मतलब क्या है, कर होते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा राजा महाराजा के टाइम में, या फिर अपने पापा के टाइम में भी होता है, या फिर मैं कहूँ कि अभी भी होता है, अभी भी कुछ जो रेडी वाले होते हैं उनसे कर वसूली किया जाता है ना। ये कहते हैं ना कि यहाँ पे जो दादागिरी कहते हैं ना कि हम यहाँ तो ये दादागिरी चल रही है इनसे। ये जो पुलिस वाले होते हैं या फिर कोई भी जिसकी दुकान के सामने आप खड़ा करते हो अपनी रेडी को, तो वो वसूल करते हैं। वो वसूल किस में से करते हैं, आपने जो कमाया है, जो भी आपने अर्न किया है उसमें से तो आप पे कर रहे होगे ना। अब जो पे करने वाला होता है उसके लिए तो ये सभी चीज़ें क्या है, एक्सपेंसेस है। और जो इन चीज़ों को रिसीव करेगा बच्चे, उनके लिए क्या है, ये इनकम है या नहीं है, राइट। तो यहाँ पर भी कर जो टैक्स होता है आज के टाइम में 2024 की अगर बात करें तो ये बहुत ही लीगली प्रोस्पेक्टस है और ये ज़रूरी है पे करना। बहुत सारे फायदे हैं टैक्स पे करने के, ज़रूरी नहीं है कि हाँ टैक्स पे करने से हमारा खर्चा दिख रहा है, नहीं, बहुत सारे फायदे हैं। जैसे जैसे आप आगे चैप्टर्स के अंदर डिस्कस करते चले जाएंगे वहाँ पर आपको फायदे भी नजर आएंगे, ठीक है। देखो जो इनकम टैक्स है इसको पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कौन पे करता है, किसको रिसीव होता है। देखो मैंने आपको बताया जो भी व्यक्ति कमाता है उसको क्या करना पड़ता है, ये टैक्स की पेमेंट करनी पड़ती है। अच्छा कौन रिसीव करेगा, गवर्नमेंट रिसीव करती है बच्चे, यहाँ पर गवर्नमेंट रिसीव करती है, ठीक है, गवर्नमेंट रिसीव करती है, गवर्नमेंट की इनकम हो रही है। अच्छा गवर्नमेंट क्यों रिसीव करती है, क्योंकि बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं ना भाई। गवर्नमेंट आपको क्या क्या सर्विसेज नहीं देती, बहुत सारी सर्विसेज देती है। आपके लिए हॉस्पिटल्स भी प्रोवाइड करती है, आपके लिए स्कूल्स बनवाती है, आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रॉ करती है, ठीक है, आपके लिए कॉलेजेस की फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है, आपके लिए रोडवेज हो गया, ठीक है, या फिर मैं कहूँ कि रेलवे हो गया, इन सब की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। कहने का मतलब जो भी आपको सरकारी सुविधा मिल रही है वो गवर्नमेंट ही तो प्रोवाइड कर रही है। अब देखो मैं कहूँ कि एक तो आप कॉलेज कौन सा है आपका, प्राइवेट कॉलेज है, एक आपका है आपका गवर्नमेंट कॉलेज है, तो दोनों की फीस के अंदर ना जमीन आसमान का फर्क मिलेगा। और वो क्यों है, क्योंकि गवर्नमेंट का मेन मोटिव क्या होता है, जो भी आपकी पब्लिक है जो समाज में रह रही है उनको सस्ते दामों पर क्या प्रोवाइड करना, सर्विसेज प्रोवाइड करना। जैसे कि मैं अनाज की बात कर सकती हूँ, फूड की बात कर सकती हूँ, ठीक है, राशन के जो डिपो हैं, ठीक है, वहाँ पर आपको राशन मिलता है कम दामों पर, मिलता है नहीं मिलता है। तो गवर्नमेंट के यहाँ पर खर्चा करती है और इन खर्चे को कहाँ से कवर करेगी,
क्या गवर्नमेंट कहीं और से पैसा लेके आती है? नहीं, गवर्नमेंट को भी कलेक्ट, अगर खर्चे हो रहे हैं तो कलेक्ट भी सोसाइटी से ही करेगी। अगर खर्चा कहाँ कर रही है? पब्लिक के ऊपर कर रही है, तो कलेक्ट भी पब्लिक से करने की बात की जा रही है। कैसे कलेक्ट करेगी? जैसे कि आपके ऊपर फीस लगती है, पेनल्टी लगती है, टैक्स आप पे करते हो, या फिर कोई भी फंड बच जाता है आपने किसी के लिए रखा है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, यहाँ पे पेनल्टी हो गई है, फीस हो गई है, ठीक है, या फिर मैं कहूँगी कोई भी टैक्सेस हो गए हैं, या फिर इंश्योरेंस कंपनीज का फंड बच जाता है। एग्जाम्पल दूंगी समझने में। पेनल्टी की, अगर पेनल्टी से कैसे आपको पैसा मिलता है, गवर्नमेंट को पैसा मिलता है, जो भी गवर्नमेंट ने रूल रेगुलेशंस बनाए हैं अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है? पेनल्टी लगाती है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको स्कूल में, या फिर मैं स्कूल का एग्जाम्पल लेती हूँ, स्कूल के अंदर ये बोला गया है कि अगर आप ड्रेस में नहीं आएंगे, स्कूल ड्रेस में नहीं आएंगे, तो आपके ऊपर 50 रुपये फाइन है। तो फाइन कब लगेगा? जब आप ड्रेस नहीं डाल के आएंगे, मीन्स कि जब आप रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेंगे। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है आपके पास कि जो फीस, इसके अंदर काफ़ी सारे, जैसे कि ट्रैफिक जो है, ट्रैफिक रूल्स होते हैं, आपको हेलमेट लगाना चाहिए, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं तो आपको पे करना पड़ता है। फीस के अगर बारे में बात की जाए तो हॉस्पिटल्स के अंदर जो भी अमाउंट चार्ज की जाती है पर पर्सन से, जैसे मैं कहूँ कि आपकी जो रिसीट है, पर्ची जो है कटती है 5 रुपये में कटती है, ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल, मुझे नहीं पता कितने में कटती है, बट मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। 5 रुपये में पर्ची कटती है, तो क्या है यहाँ पर 5 रुपये, यहाँ पर एक नहीं, काफ़ी लोग, मैं कह रही हूँ कि 1 लाख लोग आ गए हैं, तो अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 5 लाख रुपीज़ इकट्ठा हो गए। एक दिन की बारे में बात करी जा रही है पूरे इंडिया के अंदर, तो यहाँ पर डे 5 लाख रुपीज़ कलेक्ट हो रहे हैं। देन उसके बाद आप उनको मेडिसिन दे रहे हैं, दे तो सस्ते रेट पे दे रहे हो, तो पैसे तो रिसीव करेंगे ना, ठीक है। कॉलेजेस के अंदर जो फीस चार्ज की जाती है, ठीक है, या फिर आप कोई भी बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हो, डेथ सर्टिफिकेट बनाते हो, मैरिज सर्टिफिकेट बनाए, कोई भी कागजी कानूनी कार्रवाई के लिए कार्रवाई होती है और उसके अंदर जो फीस लगती है उसे बोलेंगे। टैक्स तो आपको पढ़ना ही है, इसको मैं 2 मिनट के बाद बताऊंगी, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी से फंड्स कैसे बात की जा रही है? अब इंश्योरेंस कंपनी के ना पास बहुत सारे पर्सन आते हैं इंश्योरेंस करवाने, आते हैं या नहीं आते? अच्छा, अब मैंने कहा कि ये पर्सन है, ये जो पर्सन है, ठीक है, ये इंश्योरेंस करवाने इस कंपनी के पास गए, इसने कहा कि मेरी बाइक का है, इंश्योरेंस कर दीजिए। इसने कहा कि ठीक है, 20,000 रुपये आपको प्रीमियम फिल करना पड़ेगा। इसने कहा कि मेरी हाउस का भी क्या कर देना है आपको, इंश्योरेंस करना है। इसने कहा कि 1 लाख रुपए क्या देना है आपको, प्रीमियम देना है। अब ऐसे ऐसे करके काफ़ी सारे पर्सन्स होंगे यहाँ पर, ठीक है, जो इंश्योरेंस करवाते होंगे या नहीं होंगे। अच्छा, अगर इन केस इंश्योरेंस क्यों करवाया जाता है बच्चे, की फ्यूचर में जो भी घटना घटित होगी और जिससे हमें नुकसान होगा और उस नुकसान को कवर करने के लिए हम इंश्योरेंस करवाते हैं। एश्योरेंस लेते कि फ्यूचर में हमें पैसों की तंगी नहीं होगी अगर मैंने अभी इंश्योरेंस करवा लिया तो, ऐसा ही होता है। अच्छा, जैसे ही मैंने इंश्योरेंस करवाया, इंश्योरेंस करवा तो लिया, ठीक है, मैंने देखा कि पूरे साल का क्या है, मैंने इंश्योरेंस करवाया था, इस साल में किसी भी तरह की घटना घटित नहीं, मेरी बाइक एज इट इज है, सुरक्षित है, ना ही कोई एक्सीडेंट हुआ है, ना ही कोई टूट फूटी, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनको वापस पे करेंगे 20,000 रुपये? नहीं, बिल्कुल भी नहीं पे करेंगे। तो यहाँ पर ये जो 20,000 रुपये, ऐसे काफ़ी सारी अमाउंट बचती है बेटे, तो ये भी क्या हो जाती है, रिवेन्यू ही होती है, तो गवर्नमेंट का रिवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो कहने का मतलब एक रिवेन्यू साइड है, एक एक्सपेंडिचर साइड है, इन दोनों के बीच में हमेशा एक बैलेंस होता है, और इस बैलेंस को अगर आप मेंटेन करके रहेंगे तो बेटर रहेगा, अदरवाइज या तो डिफिसिट की पोजीशन आएगी या फिर आपकी एक सरप्लस की पोजीशन आएगी। सरप्लस की पोजीशन बेटर है, बट अगर मैं कहूँ कि डिफिसिट की पोजीशन है तो उस केस में बहुत बुरी सिचुएशन हो जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ पे यही बात की गई थी, जो गवर्नमेंट के जो कुछ खर्चे होते हैं, कुछ इनकम होती है, और उनमें से जो इनकम टैक्स को पढ़ते हैं, सॉरी पहले टैक्स को पढ़ते हैं फिर हम इनकम टैक्स कहते हैं। अब टैक्स क्या है? एक कर है जो आपको कंपलसरी है, कंपलसरी है, आपको पे करना ही करना पड़ता है। किसको पे करेंगे बच्चे? आप गवर्नमेंट को पे करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि गवर्नमेंट उस पैसे से क्या करने वाली है, जरूरी नहीं है आपने टैक्स पे किया तो आपको ही बेनिफिट देगी, नहीं, ये बात ध्यान में सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर आपने टैक्स दिया है इसका मतलब ये नहीं है कि बेनिफिट भी आपको दिया जाएगा, नहीं। अगर आपसे टैक्स कलेक्ट किया है, उस टैक्स को कलेक्ट करने वाली अमाउंट से आप पब्लिक के लिए, पूरी ओवरऑल पब्लिक के लिए आप गवर्नमेंट क्या करने वाली है, सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। तो इनडायरेक्टली आपको वो सर्विस मिल भी सकती है, वो नहीं भी मिल सकती है। बट अगर टैक्स किसको देना पड़ेगा? जिसकी एक लिमिट डिसाइड की गई है, अगर उस लिमिट से आपकी ज़्यादा इनकम हो जाती है, क्या ज़्यादा इनकम हो जाती है, तो उस इनकम के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा।
ठीक है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे, आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं धीरे धीरे करके इस चैप्टर को थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ बनाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट के पास ये कंपल्सरी टैक्स तो भरना पड़ता है, बट ये टैक्स कितने तरह के होते हैं। अब आपको ये पता लग गया कि पे करने वाले को क्या कहते हैं, जो अर्न करेगा इनकम को वो क्या करने वाला है, पे करेगा, और ये डिपॉजिट किसके पास होने वाला है, गवर्नमेंट के पास होने वाला है। अच्छा, ये जो टैक्स है बेटा, ये कितने तरीके का होता है, ये टैक्स बच्चे आपके 2 तरीके का होता है, ध्यान से सुनना इस बात को। एक तो आपका डायरेक्ट टैक्स होता है, एक आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ये स्लाइड अगर आपको समझ में आ गई, जो ये पीडीएफ मैंने आपके लिए तैयार की है, तो ये इजीली समझ में आ जाएगी क्या है, क्या कहेगी क्या, ओके। अच्छा, तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, ऐसा टैक्स जिसकी पेमेंट एक पर्सन है जिसने कमाया पैसा, यहाँ पर गवर्नमेंट है, ये पर्सन डायरेक्ट इस गवर्नमेंट के पास क्या कर रहा है, इसमें सबमिट कर रहा है। कहने का मतलब बीच में कोई भी दलालीपन वाला व्यक्ति नहीं है, इंटरमीडिएटरी नहीं है, या मैं कहूँगी कहते हैं ना कि ब्रोकरेज है, ठीक है, बीच में बिचौलिया है, ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पर। इस तरीके का कोई भी पर्सन नहीं होता यहाँ पे। जिसने कमाया पैसा, ठीक है, उसे हम कहेंगे टैक्स पेयर, वो डायरेक्ट जाके गवर्नमेंट के पास सबमिट करवा देगा। अच्छा, इनडायरेक्ट का मतलब समझ में आ गया होगा क्या, जब पर्सन कोई भी सामान खरीदता है, ठीक है, और खरीदता किससे का। अब देखो मैंने कहा, एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे शॉपकीपर है, ये शॉपकीपर है, ये खरीदार है, इसे हम बायर कह सकते हैं। इसने कोई सामान खरीदा, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा कि मैंने ये बॉटल खरीदी, वाटर बॉटल खरीदी, ठीक है। ये बॉटल खरीदने से मैंने क्या किया, दुकानदार से पानी की बॉटल ली है और मैंने इसको क्या किया, पेमेंट की है। आपने कभी नोट किया हो कि हर एक प्रोडक्ट के पीछे ये लिखा होता है कि उसके प्राइस के साथ साथ कि इसके अंदर सारे टैक्सेस इंक्लूड है, इंक्लूडेड ऑल जीएसटी। देखो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपके लिए एक पिक्चर भी ऐड की हुई है, नजर आ रहा है ये, आई होप सबको नजर आ रहा होगा। मैं थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ, ये देखो नजर आ रहा है, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ₹50 है, ठीक है, लक्ष्मण रेखा है ये, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, इसके अंदर सारे के सारे टैक्सेस इंक्लूड है। दूसरी तरफ और देख लो, एक और ये जो बॉटल है इसके अंदर प्राइसेस है, ठीक है, साथ में लिखा हुआ इंक्लूडेड ऑल टैक्सेस, इसके अंदर भी सारे के सारे टैक्सेस इंक्लूड है। ये नजर आ रहा है बेटा, समझ पा रहे हैं मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, कि ऐसे टैक्सेस जो कि आपके प्रोडक्ट के अंदर ही इंक्लूड होते हैं, वो मीन्स कि आपने जो 18 रुपए दिए हैं, 50 रुपए दिए हैं, उसके अंदर टैक्सेस इंक्लूड थे, और वो डिपॉजिट किसको करे हैं, शॉपकीपर को किए। अब शॉपकीपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे कि गवर्नमेंट के पास सबमिट करवाए, यहाँ पर आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो ऐसे टैक्स को हम कहेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ में आ गया, क्या डिफरेंस समझ में आया, कि यहाँ पर जो बर्डन होता है वो आप शिफ्ट नहीं कर सकते, बट यहाँ पे बर्डन इजीली क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। इसके अंदर एग्जाम्पल आएगा आपका इनकम टैक्स का। इनकम टैक्स हमेशा डायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है, और इस डायरेक्ट टैक्स होने का कारण क्या होता है कि आपको इसके डिपार्टमेंट के पास, आप देखो इनकम टैक्स डिपॉजिट कराना तो इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट होगा और वो डायरेक्टली यहाँ पे सबमिट कर देगा, ठीक है। बट यहाँ पर आ जाता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पता है जब भी आप कोई सामान खरीदेंगे, आपने ये बात नोट नहीं की कि मैंने इसका एग्जाम्पल दिया तो मैंने कोई सामान दिखाया आपको, इसका एग्जाम्पल दिया मैंने, यहाँ पे टैक्स पेयर तो लिखा बट आपको मैंने इनकम का बताया, है ना। जब भी आप कोई सामान खरीदेंगे, इवन आप बस की टिकट भी देखेंगे ना, रेलवे की टिकट देखेंगे, वहां पर भी क्या लिखा होता है, ऑल टैक्सेस आर इंक्लूडेड। चाहे गुड्स ले चाहे सर्विसेज ले, आपको टैक्स देना पड़ता है, बट वो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जाता है, ठीक है। अच्छा, ये इतना समझ में आ गया डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में डिफरेंस। थोड़ा सा मैं इसको पीडीएफ से समझा देती हूँ आपको। देखो पहले मैंने आपको ये बताया कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट के एक जगह एक्सपेंडिचर्स होते हैं, एक जगह रेवेन्यू होते हैं, इसको रीड आउट कर लेना, ठीक है। कि रेफर टू द मनी दैट द गवर्नमेंट स्पेंड टू रन द कंट्री एंड प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू द पब्लिक। पब्लिक को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए या फिर अपने कंट्री को, अपने देश को चलाने के लिए जो भी खर्चा होता है उसे पब्लिक एक्सपेंडिचर कहते हैं। पब्लिक रिवेन्यू का मतलब होता है जब उसी देश से हमें क्या मिल रही है, इनकम हो रही है, गवर्नमेंट कलेक्ट करती है काफ़ी सारे सोर्सेज से फंड्स, जो कि काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है। जैसे कि टैक्स सबसे बड़ा सोर्सेज टैक्स है, कोई भी फीस हुई, कोई भी पेनल्टी हुई, कोई प्रॉफिट हुआ, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू मैंने आपको बताया, फाइन हुई, पेनल्टी हुई, ये सभी के सभी रिवेन्यू के सोर्स बन जाएंगे। और इनको बैलेंस करके रखना ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितनी भी आपकी रिसिप्ट है, जितनी भी आपकी एक्सपेंडिचर है, उनको वो बैलेंस बना के रखें, ठीक है।
अच्छा जी, अब टैक्स का मतलब इसको समझेंगे बाद में। ये मैंने आपको वैसे बता दिया है कि टैक्स क्या होता है कि कंपलसरी कंट्रीब्यूशन होता है जो कि लोगों के द्वारा सरकार के पास सबमिट किया जाता है। एक मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्जेस होता है, साल में एक बार देना होता है, चाहे वो इंडिविजुअल है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे कोई भी एंटिटी, कंपनी हुई, HUF हुई, कोई भी हुआ, सबको टैक्स देना पड़ता है बच्चे, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट काफ़ी सारे खर्चे करती है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर की सर्विसेज हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, डिफेंस के ऊपर सबसे ज़्यादा बजट। आप देखो बजट मैंने स्टार्टिंग में बोला था, बजट आ गया तो हमें इनकम टैक्स भी स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि बजट के अंदर ही ये लिखा होता है, एस्टिमेट होता है कि इस साल हम इतना खर्चा यहाँ करने वाले हैं, इस साल इतना खर्चा हम यहाँ करने वाले हैं। सबसे ज़्यादा भारत में, इवन सभी कंट्रीज़ के अंदर, डिफेंस और ये जो आर्म फोर्स होती है, जल थल वायु सेना जो होती है, ठीक है, नेवी और एयर फोर्स एंड आर्मी, तीनों पे बहुत ज़्यादा बजट लगाया जाता है कि इतना खर्चा हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारी एज ए सिक्योरिटी कहेंगे हम पूरे भारत की, ठीक है। अच्छा, फीचर के बारे में बात की जाए, कंपलसरी पेमेंट होती है टैक्स पेयर के द्वारा, ठीक है, कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलता। ये नहीं है कि अगर राम ने टैक्स पे किया तो केवल राम को ही बेनिफिट मिलेगा, नहीं, उस टैक्स की मदद से, उस टैक्स के फंड से गवर्नमेंट बाकी सभी पब्लिक्स को क्या देने वाली है, सर्विसेज देने वाली, क्योंकि ये तो पहले ही टैक्स पेयर है, ऑब्वियस सी बात है, ये अमीर आदमी होगा। मैंने आपको बताया कि टैक्स कौन भरेगा, जिसकी लिमिट क्या होगी, एक पर्टिकुलर लिमिट से जब वो एक्सीड करता है उसे टैक्स पे करना पड़ता है। अब ये पहले ही इतना अमीर है तो उसको सर्विस देंगे तो इसको भी, बट एज कम्पेयर टू इनके तो इनको थोड़ा कम मिलेगी, ठीक है। और ये जो टैक्स है वो कौन लगाता है, गवर्नमेंट लगाती है, एक लीगल ऑब्लिगेशंस है और यूज की जाती है पब्लिक के लिए। एंड वेराइटी ऑफ द फॉर्म, हमें काफ़ी सारे फॉर्म में टैक्स को कलेक्ट करने की गवर्नमेंट के पास पावर है, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, सेल्स टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, सॉरी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया, ये सारे के सारे आपके क्या है इसके अंदर इंक्लूड होंगे। देखो टाइप ऑफ टैक्स मैंने आपको बताया, डायरेक्ट टैक्स होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। मैं जस्ट रिवीजन कर रही हूँ क्योंकि जो भी मैंने पढ़ाया है वो ही हम इसको रीड आउट कर रहे हैं। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, ऐसा टैक्स होता है जो कि पे किया जाता है डायरेक्टली, किसके द्वारा, इंडिविजुअल के द्वारा, किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, किसको, टू द गवर्नमेंट, क्लियर है। इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, बट वेल्थ टैक्स अभी अबोलिश हो चुका है। अब इस चार्ट को ध्यान से समझना, ध्यान से दो चीजें इसमें याद करने की, 3 चीजें सॉरी, कि डायरेक्ट टैक्स में ना सबसे पहले ना 6 आइटम्स आती थी, ध्यान से सुनना इस बात को। डायरेक्ट टैक्स में पहले 6 आइटम आती थी, बट अब रह गई है बिल्कुल 3। क्यों, बाकियों को खत्म कर दिया गया कि वो डायरेक्ट टैक्स का पार्ट नहीं बनेगी। वो कौन कौन सी है, जैसे कि गिफ्ट टैक्स हो गया, गिफ्ट टैक्स इनकम टैक्स में इंक्लूड कर दिया है। क्यों, क्योंकि इसको हम पढ़ेंगे आपके अदर सोर्सेज हेड के अंदर। ध्यान से सुना, इसको मैं स्टार लगा रही हूँ, जब मैं इसको हेड को समझाऊंगी ना तब आपको बताऊंगी, ठीक है। वेल्थ टैक्स होता है कि जो अपनी वेल्थ होती है ना उसके ऊपर लगते हैं। इनको गिफ्ट टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था 1958 के अंदर, और इसको खत्म कर दिया गया था 1998 के अंदर, मीन्स कि अभी अप्लीकेबल नहीं होता अलग से। और वेल्थ टैक्स आपका 1957 के अंदर लाया गया था, और इसको खत्म कब कर दिया गया था, 2015 के अंदर खत्म कर दिया गया था। और फ्रेंच बेनिफिट जो होती है वो 2004 में लाए गए थे, और 2010 के अंदर इसको भी खत्म कर दिया गया था। मीन्स कि ये 3 ऐसे डायरेक्ट टैक्स है अब जो डायरेक्ट टैक्स के अंदर नहीं आते। और कौन आते हैं, अब इनकम टैक्स आता है जो कि 1961 के अंदर बना था, बट इम्प्लीमेंट कब हुआ था, 1962 के अंदर, 1 अप्रैल 1962 के अंदर इम्प्लीमेंट हुआ था। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स का मतलब क्या होता है, जब भी आप स्टॉक एक्सचेंज के अंदर पढ़ा है आपने कि इक्विटी, प्रेफरेंस, डिवेंचर्स के अंदर शेयर डीलिंग करते हैं, जब भी हम शेयर्स और डेट के अंदर डीलिंग करते हैं तो हम ऑब्वियस सी बात है, डीलिंग करना मतलब क्या है, या तो आप कोई शेयर्स को खरीद रहे हैं या कोई आप शेयर को सेल कर रहे हैं, राइट। जब भी आप शेयर और को बाय करेंगे, सेल करेंगे, जब भी इन दोनों में कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो आपके ऊपर टैक्स इंप्लीमेंट होगा, तो उसे हम कहेंगे सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स, ओके। कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब होता है जो टैक्स इंप्लीमेंट होता है आपकी कंपनीज के ऊपर, ठीक है। इनको 1 by 1 पढ़ेंगे, बट आपकी सिलेबस के अंदर इंडिविजुअल का ही टैक्स है, क्लियर है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे इनडायरेक्ट टैक्स की ओर। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, दीज आर द टैक्स लिवाई ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज। ये हमेशा कहाँ लिवाई करते हैं, गुड्स के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर बर्डन को क्या किया जा सकता है, पास किया जा सकता है किसी दूसरे पर्सन के ऊपर, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब जिससे भी मैंने ये लक्ष्मण रेखा खरीदी है उन्होंने भी टैक्स दिया होगा इसके ऊपर, मैंने उस अमाउंट का भी टैक्स दे दिया। ये जो 50 रुपीज़ है इसके ऊपर मैंने लिखा, इसके नीचे लिखा हुआ है इंक्लूडेड ऑल टैक्सेस, ये मैंने पे किया होगा,
है ना। वैसे अगर मैं एक पीस लूँ तो मेरे पास 16 रुपये का पड़ने वाला है, बट यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर भी लिखा हुआ है 16 रुपये की प्राइस के साथ साथ कि इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्स, नज़र आ रहा है बच्चे, ये मैंने देखो सर्कल में डाल दिया, ठीक है, ठीक है। चलो अब इनके बीच में आप डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है। एक डिफरेंस आपको समझ नहीं आएगा, वो क्या है, आपका प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव। इनका मतलब समझा देती हूँ, देन आपका यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है बच्चे, एंड रिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव नाम से क्लियर हो रहा है, जो प्रोग्रेस कर रहे हैं, मीन्स कि जैसे जैसे कोई चीज़ बढ़ रही है वैसे वैसे दूसरे के ऊपर भी सेम इम्पैक्ट ही डलेगा। कहने का मतलब, मैंने कहा कि एक व्यक्ति है जिसकी इनकम 1 लाख रुपए है, ठीक है, और जस्ट एग्जाम्पल, ठीक है, 5% इसके ऊपर क्या करना पड़ता है, उसको टैक्स देना पड़ता है, किसको, गवर्नमेंट को। इसका अगर मैं 5% करूँ तो कितना बनेगा बेटा, 5000। मैंने कहा कि दूसरा पर्सन है, ये एक्स है, ये वाई है, इसने कहा कि मेरी तो इनकम भाई 5 लाख है, तो कहते हैं 5% ही दे दो भाई, तो 5% का कितना बनेगा, 25,000 बनेगा। अच्छा जी, एक है जेड भाई, जेड कहता है कि मेरी तो 10 लाख इनकम है, 10 लाख इनकम के ऊपर अगर मैं 5% करूं तो कितना बनेगा, 50,000 बनेगा। तो मैं जस्ट एग्जांपल ले रही हूँ समझाने के लिए कि जो इनकम टैक्स होता है वो आपका हमेशा कैसे नेचर का होता है, प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। प्रोग्रेसिव नेचर का मतलब होता है कि जो इनकम के साथ साथ बढ़ता रहता है। अब इनकम 1 लाख थी तो टैक्स कितना बन रहा था बेटा, 5,000। इनकम 5 लाख हुई तो 25,000, इनकम 10 लाख हुई तो 50,000। समझ पा रहे हैं। तो प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कि जो इनकम बढ़ रही है तो टैक्स भी बढ़ रहा है। ध्यान से समझना, ठीक है, समझ पा रहे हैं। अच्छा जी, रिग्रेसिव का मतलब होता, अब देखो गवर्नमेंट क्या चाहती है, अब ध्यान से एक बात सुनना, ये बात मेरी, कि मैंने यहाँ पे लिखा था कि जो टैक्स पेयर है, जिसने भी कमाया है वो टैक्स पे करेगा, और गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स रिसीव करेगी। अब आपको भी, अब जब कभी भी अगर आप मार्केट में गए हैं, ठीक है, मार्केट में जाते हो, जो दुकानदार होता है वो क्या सोचता है कि जितना महंगा मैं बेच सकूँ बेचूँ, क्योंकि इसको प्रॉफिट कमाना है। और जो बायर होता है, मैं आपको लगा रही हूँ, आप जितने बच्चे भी देख रहे हैं अपने आप को यहाँ सेट करो, जब भी आप कोई सामान खरीदे तो आप क्या सोचते हो, महंगे से महंगा खरीदूँ या सस्ते से सस्ता खरीदूँ, अच्छी क्वालिटी में। क्या सोचेंगे कि कम से कम रेट में मैं इसको खरीद लूँ, सोचेंगे या नहीं सोचेंगे। तो ये टैक्स पेयर है, टैक्स पेयर सोचता है कि मैं कम से कम टैक्स दूँ अपनी इनकम का। गवर्नमेंट कहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स को क्या करूँ, कलेक्ट करूँ, है ना। जब भी हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं तो इनकम टैक्स पढ़ने का मतलब है कि आप अपने आप को ऑफिसर मानेंगे टैक्स डिपार्टमेंट का, कि आपको लोगों से टैक्स को कलेक्ट करना है। इतना समझ में आ रहा है बेटा, ध्यान से समझ में आ रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर जो इनकम टैक्स होता है वो इनकम टैक्स कैसा होता है, आपका प्रोग्रेसिव नेचर का होता है, कि गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे जैसे इनकम उनकी बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे उनका टैक्स भी बढ़ता। रिग्रेसिव नेचर का भी मतलब समझ लेते हैं। रिग्रेसिव नेचर, अब देखो गवर्नमेंट को क्या चाहिए, कहने का मतलब ओवरऑल गवर्नमेंट को प्रॉफिट चाहिए, प्रोग्रेस चाहिए। अब यहाँ से तो ज़्यादा से ज़्यादा इनकम रिसीव करना चाहती है गवर्नमेंट। अच्छा जी, गवर्नमेंट कहती है रिग्रेसिव नेचर हमारा क्यों बोला गया है, जीएसटी के ऊपर लगता है। जीएसटी जो गुड्स है, लगता नहीं है, जीएसटी जो है वो क्या है, रिग्रेसिव नेचर का टैक्स है। ऐसा क्यों, देखो गुड्स है, सर्विसेज है। भारत के अंदर जो भी सामान को मैन्युफैक्चर्ड करेगा, जो भी भारत में ही बनाएगा, उसको क्या दी जाएगी, एक सर्विसेज दी जा रही है, एक भारत सरकार की तरफ से एक ऑफर दिया जा रहा है। अगर जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रोड्यूस करेंगे, आपके ऊपर कम से कम हम क्या लगाएंगे, जीएसटी लगाएंगे। कहने का मतलब मेड इन इंडिया वाला जो कंसेप्ट है ना, वो यहाँ अप्लाई हो रहा है, कि जितना ज़्यादा आप अपने भारत में ही प्रोडक्शन करके अपने भारत में ही सेल करेंगे, उतना ज़्यादा क्या है, आपके ऊपर कम टैक्स लगाया जाएगा। तो रिग्रेसिव का मतलब होता है कि जब आपके ऊपर कम टैक्स लग रहा है, कि जैसे जैसे आप जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में सामान प्रोड्यूस करेंगे उतना कम आपके ऊपर टैक्स लगेगा, ठीक है। अच्छा, जो डायरेक्ट टैक्स मैंने आपको बता दिया वो प्रोग्रेसिव नेचर का हो, तो उसके अंदर इनकम टैक्स हमारा एग्जाम्पल आते हैं। अच्छा, इनकम टैक्स वही पे करेगा जिसकी इनकम एक पर्टिकुलर लिमिट से क्रॉस करेगी। बट जीएसटी क्या होता है बेटा, सबको पे करना पड़ता है। अब मैंने पानी की बोतल खरीदी है
ठीक है, मेरी इनकम इतनी नहीं है कि जो लिमिट को क्रॉस करती हो, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। वो कहते हैं कोई भी सामान आप खरीद रहे हो उसके ऊपर आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, ठीक है। बट पानी की बोतल के ऊपर जीएसटी नहीं लगता। मैं आपको एक फ़ोन के एग्जाम्पल देती हूँ। फ़ोन क्या है, जब भी आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदते हैं तो आपके ऊपर 18% जीएसटी लगते हैं। मैंने कहा कोई कार खरीदी, ठीक है, मेरे पास एक कार है, ठीक है, ये जो 5 डोर थार मैंने खरीदी, ठीक है, इसको खरीदने पर गवर्नमेंट कहती है ठीक है तूने ले ली, अच्छी बात है, इसके ऊपर हमें 40% टैक्स दे। अगर मैंने इसको 14 लाख में खरीदी है, ठीक है, इसके ऊपर 40% मुझे एज अ जीएसटी पे करना पड़ेगा, तो प्लस करके मुझे टोटल वैल्यू इसको पे करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये है कि जीएसटी किसी पर्टिकुलर पर्सन के नाम नहीं बोला, जीएसटी सबको देना है, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, जीएसटी सबके लिए इक्वल है। बट इनकम टैक्स क्या है कि जो गरीब है उसको नहीं देना, जो अमीर है, जो सुपर क्लासेस के अंदर आता है उसको देना पड़ेगा। क्लियर है? यहाँ पे हो जाता है ये डिफरेंस क्लियर कि जो प्रोग्रेसिव नेचर के टैक्स को हम क्या कहते हैं, हमारे इनकम टैक्स कहते हैं, रिग्रेसिव नेचर को हम क्या कहते हैं, हमारे जीएसटी कहते हैं। प्रोग्रेसिव नेचर जो इनकम टैक्स है वो किसके ऊपर लगता है, हमारी इनकम के ऊपर लगता है, जो हम प्रॉफिट जनरेट करते हैं। बट जीएसटी क्या होता है, जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं तब हमें क्या लगता है, जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं, कोई भी एसेट्स होगा, कोई भी गुड्स या सर्विसेज होगी, तब उसके ऊपर लगता है। यहाँ पर मैटर करता है कि हाँ ये देखा जाता है कि आपकी इनकम कैसी है, आपकी इनकम एक पर्टिकुलर लिमिट से एक्सीड कर रही है या नहीं कर रही है, ये चेकआउट किया जाता है। बट जीएसटी के अंदर किसी भी तरह के किसी भी पॉइंट को मैटर नहीं किया जाता है। यहाँ पे ये देखा जाता है कि हाँ तुमने सामान खरीदा, मैंने आपसे टैक्स रिसीव करना है। क्लियर है? ये आपके डायरेक्ट टैक्स में इंक्लूड होते हैं, ये आपके इनडायरेक्ट टैक्स में इंक्लूड होते हैं। यहाँ पर बेनिफिट होता है लो इनकम वालों को। मैंने कहा ना जो जितना गरीब है उसको इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सुपर पर्सन आते हैं। बट यहाँ पर फायदा किसको होगा, हाई इनकम वालों को। क्यों? रीजन बताती हूँ क्यों। अब यहाँ पर देखो, जो पर्सन जिसकी इनकम साल के अंदर 12,000 है, साल की पूरी, या मैं महीने की लगा लेती हूँ चलो, और एक पर्सन है जिसकी इनकम महीने की 1,20,000 है। फर्क देखो कितना ज़्यादा है ना। ये भी अपने रसोई का सामान लेके आया, ये भी अपनी रसोई के अंदर जो सामान यूज होता है लेके आया। रसोई के सामान की वैल्यू तो दोनों के लिए सेम रहेगी ना, ऑब्वियस है। 7,000 का सामान आ गया चलो रसोई का। अब इसकी पर महीने की जो इनकम थी 12,000 थी, उसने 7,000 इसके ऊपर खर्च कर दिए, बचे कितने, 5,000 रुपये। कोई फर्क पड़ा? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। अच्छा, एक जिसकी इनकम 1,20,000 थी, उसने कहा 7,000 रुपये रसोई का खर्चा, कोई दिक्कत नहीं है, कितने बच गए, 1,13,000 रुपये बच गए। कोई फर्क पड़ा? इतना नहीं पड़ेगा जितना इस क्लास वाले पर्सन को पड़ेगा। दैट्स द रीजन कि इनकम हाई क्लास इनकम वालों को यहाँ पर बेनिफिट होता है। आई होप इतना कंसेप्ट आपको क्लियर होगा कि गवर्नमेंट क्या होती है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, इसकी थोड़ी बहुत डेफिनेशन, इसके फीचर समझ में आ गए। अब हम बात करते हैं इनकम टैक्स का मीनिंग क्या होता है। फाइनली अब हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि हम ये कहते हैं ना कि किसी के घर अगर रिश्ता देखने के लिए जाते हैं, रिश्ता पक्का करने से पहले हमें उसके बैकग्राउंड के बारे में जानना होता है कि ये कैसे क्या कुछ बनकर आया। अगर मैं सीधा ये कह दूँ इनकम टैक्स का मतलब होता है कंपल्सरी टैक्स जो कि सभी पर्सन को देना होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को देना होता है, अरे भाई रुक जा ना, ऐसे तो मैं मतलब तुम्हें रट्टा लगवाने वाली बात हो जाएगी। मैं रट्टा नहीं मरवाने की कोशिश कर रही, तुम्हें समझा रही हूँ कि इनकम टैक्स का कंसेप्ट कैसे आया है, ये किसका पार्ट है, ये डायरेक्ट टैक्स का पार्ट है, क्वेश्चंस यहाँ से आता है। दैट्स द रीजन मैंने यहाँ से करवाया आपको। ओके, पॉइंट बी नॉट इट। ओके, अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं हमारे इनकम टैक्स के डेफिनेशन के बारे में, मीनिंग के बारे में। देखो मैंने आपको बताया इनकम टैक्स कैसा टैक्स है, आपका एक डायरेक्ट टैक्स है। क्या आप डायरेक्ट टैक्स को समझाने की जरूरत है? नहीं बच्चे। उसके बाद मैंने कहा कि ये जो चार्ज, अब देखो पर्सन ने कमाई है इनकम, पर्सन ने कमाया है और पेमेंट किसको करनी है, गवर्नमेंट को करनी है। अब बात की जाती है जो इनकम टैक्स है कौन सी गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है भाई, सेंट्रल को करना पड़ता है या फिर स्टेट को करना पड़ता है या फिर लोकल अथॉरिटी वाली गवर्नमेंट होती है उसको करना पड़ता है, किसको करना है। यहाँ पर जो इनकम टैक्स होता है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट की बारे में बात करते हैं कि विच इज चार्ज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चार्ज किया जाता है। किससे चार्ज किया जाएगा, पब्लिक से किया जाएगा। उस पब्लिक को क्या नाम दिया गया है, एसएससी, ठीक है। एंड हुज टोटल इनकम इन द प्रीवियस ईयर एक्सीड द एग्जम्पशन लिमिट इज चार्ज एज पर द रेट गिवन इन द फाइनेंशियल ईयर। जिनको मैंने हाईलाइट किया इनको मैं बिल्कुल समझाऊं क्योंकि सारा चैप्टर इसी का रोल है। अगर ये पूरे पॉइंट समझ में आ गए तो पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अब डायरेक्ट टैक्स तो आपको समझ में आ गया होगा, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट भी समझ में आ गया, पब्लिक भी समझ में आ गया, इसको कहा जाता है। अब मैं थोड़ा सा और इसको ब्रीफ में कहती हूँ कि जो पब्लिक है, ध्यान से सुनना, पब्लिक है ये, ठीक है,
के, और ये है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कौन सी? सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा जी, अब सेंट्रल गवर्नमेंट इस जैसे काफ़ी सारे व्यक्ति होंगे, जिनकी हाई क्लास सुपर क्लास फैमिली में आते होंगे, तो इनके ऊपर सबने, इनकी इनकम के ऊपर सबने टैक्स देना है। तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहेगी हाँ जी रुक जाओ, मुझे काम है भाई, अभी मैं मिस्टर एक्स से ना टैक्स लेने के लिए जा रहा हूँ, रुको तुम लोग, ऐसा होगा। फिर दूसरे दिन ये कहेगा कि रुको, मिस्टर वाई की भी इनकम ऐसी थी, मैं रुको, सर सेंट्रल गवर्नमेंट ये करे कि हाँ मुझे मिस्टर वाई के पास जाने दो, मुझे उससे टैक्स कलेक्ट करने दो। अरे नहीं भाई, हमारे भारत की जो जनसंख्या है 143 करोड़ से ज़्यादा है, क्या एक के पास गवर्नमेंट जाएगी? नहीं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसके लिए स्पेसिफिक एक डिपार्टमेंट बनाया, ध्यान से सुनना इस लाइन को भी, एक डिपार्टमेंट बनाया, और इस डिपार्टमेंट को हम कहते हैं क्या? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। क्लियर है? अच्छा, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है क्या ऐसे ही चल जाता है? नहीं, इसके लिए जो रूल रेगुलेशन बनाता है वो कौन बनाता है? इसकी एक अथॉरिटी बनाई गई है, ठीक है, एक बॉडी बनाई गई है, जिसे मैं कहूँगी बॉडी, ठीक है, कि उसका नाम क्या है? CBDT। CBDT क्या नाम है? CBDT। CBDT का मतलब क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ये एक बॉडी है जो कि इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट को हैंडल करती है। क्यों हैंडल करती है? क्योंकि काफ़ी सारे केसेस होंगे, काफ़ी सारे रूल रेगुलेशंस को बनाना होगा, काफ़ी सारे टर्म कंडीशंस को बनाना होगा। क्यों बनाना होगा? क्योंकि सभी चीज़ स्मूथली चल सके, क्योंकि रूल रेगुलेशंस बनाते क्यों हैं? अब जैसे मैं कहूँ कि आप सभी को पता है सुबह 10 बजे हमारी एमकॉम की क्लासेस आती है, शाम को 4 बजे या फिर 2 बजे, 2 टाइम रखे हुए आप क्लासेस के लिए। तो यहाँ पर बीकॉम की इनकम टैक्स की क्लासेस आती है। अब मैंने ऐसा क्यों रखा? क्योंकि ये रूल बनाए हैं, ठीक है। बाकी अदर टाइम्स के अंदर +2 की आती क्लासेस, और मैं कहूँगा अगर फर्स्ट ईयर की आती है, तो आप अगर सभी स्टूडेंट्स होंगे तो स्पेशल 4 बजे आएंगे ना मेरे पास, या वैसे ही सुबह से बैठे रहेंगे कि हाँ जी मैडम आएंगे हमें पढ़ा के जाएंगे? नहीं ना। तो रूल रेगुलेशन क्या क्रिएट करते हैं? एक डिसिप्लिन क्रिएट करते हैं। तो ये जो बॉडी है CBDT, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाती है। क्या इतना समझ में आया बच्चा? कुछ दिमाग में गया आपके? ठीक है। अच्छा, ये जो डिपार्टमेंट है इसके अंदर कुछ, जैसे कहते हैं ना कि हर एक डिपार्टमेंट में भर्ती होती है। जो अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिसर बनना है तो आपको CHSL का, ये जो CGL का जो पेपर है वो देना पड़ता है ना। तो यहाँ पर जो ऑफिसर होता है स्पेशली इसी को काम करता है। अब जब भी अगर इनको टैक्स पे करना होगा, वो क्या करने वाले हैं? वो यहाँ पर अपनी रिपोर्ट को डायरेक्ट सबमिट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो पे करने वाले होते हैं उसे टैक्स पेयर कहते हैं, ध्यान से सुनना इस बात को, ओके जी। और जो रिसीव करते हैं उसे हम टैक्स ऑफिसर कहते हैं। अच्छा मैम, अभी तो हमने पढ़ा था कि इसको ना एक और नाम बोला गया है। क्या नाम बोला गया है? असेसी। मीन्स कि जो भी एम्प्लॉय अपनी इनकम को कैलकुलेट करके, और एसेस का मतलब क्या होता है? कैलकुलेट करना। हम एक वर्ड और पढ़ेंगे, असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब, एक सेकेंड, असेसमेंट का मतलब क्या होता है? कैलकुलेशन, कि आप कैलकुलेशंस करेंगे। किसकी कैलकुलेशन करेंगे? आप अपनी इनकम की कैलकुलेशन करेंगे। और टैक्स हमेशा आपकी इनकम के ऊपर ही दिया जाता है। और जो भी पर्सन टैक्स पे करता है, जिसने भी अपनी इनकम को असेस किया है, उसे हम कहेंगे असेसी। क्या आपको इतना समझ में आया? अच्छा, जो भी पर्सन इसको कलेक्ट करेगा उसे क्या कहेंगे हम? असेसी ऑफिसर कहेंगे। क्लियर है? इतना समझ में आया तो क्लियर हो गया होगा कि जो टैक्स भरता है उसे कहेंगे असेसी, और जो टैक्स कलेक्ट करता है उसे कहेंगे असेसी ऑफिसर। समझ में आ गया? इतना क्लियर हुआ? चलो अब इसको पढ़ लेते हैं कि जो असेसी को क्या कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात और बता देती हूँ मैं आपके इसके साथ ही। अब देखो यहाँ पर ना सोसाइटी के अंदर काफ़ी सारे पर्सन्स हैं। आपके पास एक इंडिविजुअल भी है,
मैं नीचे लिख लेती हूँ, ठीक है। ओके, एक सेकेंड। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर, अब देखो सोसाइटी के अंदर काफ़ी सारे ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, अब जो भी काफ़ी सारे मैंने बताया, दैट मीन्स काफ़ी सारे पर्सन होंगे जिनको टैक्स पे करना होता है, जिसे हम टैक्स पेयर कहते हैं। जैसे कि इंडिविजुअल होते हैं, इंडिविजुअल होता है, ठीक है। HUF होता है। HUF का मतलब होता है बेटे हिंदू। अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आती थोड़ा सा पेशेंस रखना, क्योंकि उन चीज़ों को मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके समझाऊंगी, ठीक है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। अच्छा जी, इंडिविजुअल का मतलब कौन होता है? अब देखो ये सारे पर्सन ना, पर्सन ये सारे जितने भी व्यक्ति है ना, वो पर्सन के अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। पर्सन का मतलब होता है कि आपका जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 के अंदर डिफाइन किया है ना, देखो ये मैंने आपको लिखा हुआ है कि अगर आपको इनकम टैक्स का मतलब समझना है, आपको इन सभी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि इनकम का मतलब क्या होता है, असेसमेंट ईयर का मतलब क्या होता है, प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है, एसएससी का मतलब तो समझा दिया, पर्सन का मतलब तो समझा दिया, बट सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में 7 पॉइंट्स है कि किन कौन कौन व्यक्ति होंगे जो एज अ टैक्स पेयर बनने वाले हैं, जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे, उनके बारे में भाई बात करेंगे। फिर हम एग्जाम्पशन लिमिट के बारे में बात करेंगे, ग्रोस टोटल इनकम के बारे में बात करेंगे, टोटल इनकम के बारे में बात करेंगे, रेट्स के बारे में। अगर आपको ये 8 की 8 पॉइंट्स क्लियर हुए टू द पॉइंट, तो समझ लीजिए आपको इनकम टैक्स का ना मतलब बेस अगर मजबूत हो गया ना, तो मैं आपको 100% श्योरिटी दे रही हूँ कि आपके नंबर नहीं कटने वाले, क्योंकि यहाँ से अगर बेस मजबूत होगा बच्चे, ध्यान से सुनना इस बात को, ठीक है। अब मैं आपकी अब बात की जा रही है पर्सन की। सबसे पहले इसको फिनिश करते हैं, ठीक है, पॉइंट नंबर फर्स्ट को। चलो, तो पर्सन का मतलब क्या है, जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में डिफाइन किया गया है CBDT के द्वारा, कि सबसे पहला कौन है, इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल का मतलब कौन है, कोई आपके जैसे मेरे जैसे जितने भी लोग हैं उनके बारे में बात की जा रही है। अब देखो कमाते आप भी हैं, आपके घर में देखो, आप ऑब्जर्व करना, आपके पापा हैं, मम्मी है, अगर बड़ा भाई है तो बड़ा भाई, बड़ी बहन है तो बड़ी बहन। अगर आप भी अब देखो कमाने शुरू कर देंगे, क्योंकि आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में, तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे लग रहा है कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स कमाते होंगे, कोई ट्यूशन्स पढ़ा के कमाता होगा या फिर किसी की अंडर रह के काम करता होगा, कहीं ना कहीं से अर्न करता होगा, ठीक है। सो यहाँ पर कोई भी मेल हुआ या फिर मैं कहूँ कि कोई भी फीमेल्स हुई हैं, ठीक है, कोई भी बच्चा हो सकता है, ठीक है, जो कि आप क्या है, ये सभी की सभी नेचुरल बर्थ है इन सबका, राइट। नेचुरल बर्थ वाले जो ह्यूमन बींग्स मैं कह सकती हूँ, नेचुरल बर्थ वाले पॉइंट कह सकती हूँ, उन सभी को हम किस में इंक्लूड करेंगे, इंडिविजुअल के अंदर इंक्लूड करेंगे। क्या आपको इतना समझ में आया? अच्छा जी, दूसरे नंबर पे इंक्लूड किया गया पर्सन में HUF। HUF का मतलब होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मीन्स कि ऐसी फैमिली जो अभी भी अलग नहीं हुई है, वो सारी की सारी फैमिली इकट्ठी ही रहती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए मिस्टर X है, ठीक है, ये घर का ओनर है, ठीक है, इसकी शादी हुई तो वो बन गई है मिसेस X, ठीक है, मिसेस X से इनकी शादी हुई, फिर इनकी फैमिली क्रिएट हुई, ठीक है, इनके फिर 3 बच्चे हुए। अब देखो जो मिस्टर X है वो काम करता था, उसकी एक मिठाई की बहुत प्रसिद्ध दुकान थी, ठीक है, बहुत प्रसिद्ध बिजनेस था, वो इसको चला रहा है। कभी ये बैठ रहा है मिस्टर X, कभी इनके बेटे बैठ रहे हैं, कभी सेकंड बेटा बैठ रहा है, कभी थर्ड बेटा बैठ रहा है। अब हो तो इनकम इस बिजनेस से रही है, गवर्नमेंट ये कहती है कि लाओ भाई टैक्स दो, तो इनके माइंड में कन्फ्यूजन आया कि मुझे देना है, इसको देना है, इसको देना है, या मेरे पापा को देना है। तो गवर्नमेंट कहती है कि जब भी केस आएगा HUF का, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, तो क्या करना है बेटा, कि जो भी इस घर में जो करता धरता होता है, बिजनेस का जो मेन करता धरता कौन है, पापा जी हैं, पापा जी पे करेंगे। मीन्स कि मिस्टर X की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि हाँ जी आपको पे करना है। क्यों? क्योंकि आप घर के हेड हैं, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, करता है। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में टैक्स कौन पे करता है, कर्ता पे करता है। क्लियर है? क्या समझ में आ रहा है? ये रट्टा मारने की जरूरत है? मुझे तो नहीं लगता, तुम्हें लगता है ना। चलो अब नेक्स्ट आ जाता है थर्ड पॉइंट पे कि आपके पास पार्टनरशिप। कौन है भाई? पार्टनरशिप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। क्या होती है? जब भी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई बिजनेस या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, या फिर मैं कहूँ कि कोई एग्रीमेंट करते हैं, और वो एग्रीमेंट आपको रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है कंपनी एक्ट 1932 के अंदर, कि हम बना रहे हैं पार्टनरशिप डीड
और इस डीड के अंदर जो लिखा है हम उसका पालन करेंगे, तो उसे बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। अब देखो फर्म बनी है, ठीक है, अब यहाँ से बनी है तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट मोटिव ही होगा ना। अब जो भी प्रॉफिट होगा इस प्रॉफिट के ऊपर पार्टनर्स क्या करेंगे, टैक्स को भरेंगे। क्या आपको इतना समझ में आया? तो पार्टनरशिप फर्म के लिए तो ना वैसे मैं बताऊंगा फ्लैट रेट है 30%। इससे कुछ भी इनकम हो, चाहे 1 इनकम हो, चाहे 2 रुपये इनकम हो, चाहे 40 रुपये इनकम हो, या फिर 40 लाख इनकम हो, यहाँ पर कोई इनकम का क्राइटेरिया सेट नहीं रखा गया, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ, पार्टनरशिप फर्म के लिए फ्लैट रेट है 30%। आपको चाहे कितनी भी इनकम हो, आपको 30% सरकार को देना है, दैट्स इट। आग बंद करके देना। कहते हैं कि ये प्रसाद है, प्रसाद देना पड़ेगा सरकार को, ठीक है, बांट के खाना है हमें। समझ में आ रही है? चलो 4th नंबर पे आ जाता है आपके पास कंपनी। कंपनी क्या होती है? जब क्या होती है, ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं, कॉमन गोल के लिए इकट्ठा होते हैं, और जब भी ये गोल कंप्लीट हो जाता है तो उसमें से कंपनी तो बंद होती नहीं कभी, कंपनी तो कंटिन्यूस लेवल पे चलती है। तो ये भी 1956 के एक्ट या फिर मैं कहूँगी 2013 के एक्ट में जब भी कोई कंपनी अपने, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को रजिस्टर्ड करवा देती है तो वो क्या बन जाती है, कंपनी बन जाती है। और जो कंपनी में कोई भी इनकम हो रही है, ठीक है, कोई भी प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, उसके ऊपर जो है टैक्स कौन भरेगा, कंपनी का ओनर फिल करेगा, ठीक है, मालिक भरेगा। क्या आपको इतना समझ में आ रहा है साथ साथ? अच्छा जी, 5th नंबर पे आ जाती है आपके पास, इसके अंदर क्या है, आपने कभी जॉइंट वेंचर सुना है? जॉइंट वेंचर मीन्स कि जब कोई 2 पर्सन या फिर कोई 2 ऑर्गेनाइजेशन, या मैं कहूँ कि 1 पर्सन 1 ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठा होके काम करती है, तो आप ये कहेंगे कि मैम ये तो पार्टनरशिप बन जाएगी, मैम ये तो कंपनी बन जाएगी। सुनो तो सही मैं क्या कह रही हूँ, सुनो। इसके अंदर आपका AOP आता है बेटा और BOI आता है। मैं बिल्कुल आराम से समझा रही हूँ, क्यों? क्योंकि आपका भी बेस है, मुझे पता है कि तुम्हें नहीं आता, तो मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ। फिर नेक्स्ट टाइम मैं ऐसे नहीं समझाऊंगी कि हाँ एसोसिएशन पर्सन मतलब ये होता है, नहीं। एसोसिएशन ऑफ पर्सन ये क्या है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ध्यान से सुनना इस बात को, बहुत आसान टॉपिक है ये कहते हैं कि जब भी कोई एक इंडिविजुअल है, दूसरा भी इंडिविजुअल है। अच्छा, इंडिविजुअल कौन? जो अभी पढ़ा था भाई, मेल फीमेल, कोई भी चिल्ड्रन जिनका नेचुरल बर्थ हुआ है। अच्छा, अगर ये मिलकर दोनों काम करते हैं तो उसे हम कहेंगे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अच्छा मैम, ये तो फिर पार्टनरशिप में भी था, दोनों मिलकर काम कर रहे थे। रुको, ये कहता है कि जब भी कोई इंडिविजुअल दोनों मिलकर काम करेंगे एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, ये इसके अंदर डिफरेंस है। और दूसरा डिफरेंस है, ये किसी भी चीज में रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। समझ पा रहे हैं? बट यहाँ पर तो एक एग्रीमेंट भी होता है, लंबे टाइम तक चलने के लिए यहाँ पे किया जाता है। बट बॉडी ऑफ इंडिविजुअल क्या होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। ये किसी के एक्ट के अंदर अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करते, तो यहाँ पे इंडिविजुअल आते हैं। एग्जाम्पल इसके अंदर मैं आपको दूं तो ये आ जाता है, जैसे घर में जब भी आप कोई मिस्त्री लगवाते हैं तो वो होता है ग्रुप, तो होते हैं, एक मेन ओनर होता है, 2 उसके साथ वर्कर होते हैं, मजदूर होते हैं, तो वो होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब क्या है कि जब एक इंडिविजुअल होता है और उसका कॉन्ट्रैक्ट, उसका एग्रीमेंट या तो किसी फर्म के साथ हो, या तो किसी HUF के साथ हो, या फिर किसी कंपनी के साथ हो, जब ऐसा कुछ होता है तो उसे हम कहेंगे एसोसिएशन ऑफ पर्सन। सेम फीचर इसकी है क्योंकि दोनों ही पार्ट किसके हैं, वेंचर कैपिटल के हैं, वो जॉइंट वेंचर के हैं। तो ये भी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, ये भी रजिस्टर्ड नहीं होता किसी एक्ट में। समझ में आ गया? क्लियर है? अच्छा, 6th नंबर आ जाता है आपके पास, जैसे कि ये यूनिवर्सिटीज़ होती है, ये भी तो, इनकी भी तो इनकम होती होगी ना। जैसे मैं कहूँ कि UGC, पता है आप सभी को UGC कौन है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। जब भी किसी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है, या फिर आपको पता होगा UGC नेट और GRF का एग्ज़ाम होता है, नेट और GRF एग्ज़ाम होता है, वो कंडक्ट कौन करवाती है? UGC करवाती है। मीन्स कि ये ऑर्गेनाइजेशन करवाती है, संस्था करवाती है, और ये संस्था की भी तो इनकम होती है।
फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं कहूँ कि जो फीस होती है वो 650 रुपये होती है, फीस होती है 750 रुपये होती है, किसी की फीस 1000 रुपये होती है। मीन्स कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल है, काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब भी अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी एक्टिविटी कंडक्ट कराती है और उससे वो फीस चार्ज करती है, तो वो फीस क्या है उनकी? इनकम ही तो है। और उस इनकम के ऊपर टैक्स कौन भरेगा भाई? तुम बचा के रखोगे क्या? नहीं। मीन्स कि इसको इन कैटेगरी के अंदर डाला है। किसके अंदर? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो 6 नंबर पे आपका आ जाता है क्या? आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन को भी क्या करना पड़ता है? इनकम देनी पड़ती है, सॉरी टैक्स देना पड़ता है। लास्ट एंड 7th पॉइंट, आपने कभी देखा है कि जो भी आपके जो अपने गांव के अंदर देखा होगा कि जो सरपंच होते हैं, पंचायत होती है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस होती है, वो भी तो वही पार्ट है ना, उनको तो सरकार से मोटा मोटा पैसा मिलता है। तो इस केस में जब भी ऐसा हो, कोई भी लोकल अथॉरिटी हो, उसके अंदर कौन कौन आएगा? मैंने आपको बताया, पंचायत हो गया, सरपंच हो गया है, ये सभी के सभी व्यक्ति, ठीक है। पंचायत हो गया, सरपंच हो गया, म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस वाले या फिर म्युनिसिपल कमेटी वाले, इन सब को टैक्स देना पड़ता है अंडर अ लोकल अथॉरिटी। तो यहाँ पर आपको पर्सन का मतलब समझ में आ गया। पर्सन का मतलब होता है कोई भी इंडिविजुअल हो गया, HUF हो गया, पार्टनरशिप फर्म हो गई है, ठीक है, कंपनी हो गई है, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया ये AOP है, BOI है, ठीक है। उसके बाद हमने आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, देन उसके बाद हमने लोकल अथॉरिटी को। ये 7 ऐसे पार्ट बनाए गए हैं जिनके अंदर सभी को इंक्लूड किया गया है। देखो मैं अब आपको लेके चलती हूँ यहाँ पर नजर आ रहा है। SSC का मतलब होता है एनीवन हु इज रिक्वायर्ड टू पे द टैक्स और फाइलिंग और रिटर्न, टैक्स रिटर्न को फाइल करना पड़ता है। अब देखो डायरेक्ट टैक्स है, इसलिए कहते हैं कि जो बर्डन होता है वो टैक्स पेयर अपने ऊपर खुद उठाता है, और जो असेसिंग ऑफिसर होता है इस टैक्स को कलेक्ट करके अपने ऑफिस में आराम से बैठ जाते हैं। तो तभी तो कहते हैं कि जो टैक्स ऑफिसर्स होते हैं उनका मन खुश हो जाता है पैसे कलेक्ट करने में, और ये बहुत ऐसे रोता हुआ कि हाँ पैसे जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे ये सभी पर्सन इंक्लूड हो गए, इंडिविजुअल हो गए, HUF हो गए, कंपनी हो गया, पार्टनरशिप फर्म हो गई है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो गए, यहाँ पे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी डाल देना, ठीक है। लोकल अथॉरिटी हो गया, पंचायत है, म्युनिसिपल है, कॉर्पोरेशन कमेटी है, आर्टिफिशियल जुडिशरी के अंदर आ गया UGC नेट, जो कि आपकी 1956 के अंदर है। अब देखो मैं आपको एक बात बताना भूल गई, अब ये जो भी संस्थाएं होती है, जो भी कमीशंस होते हैं, ये किसी ना किसी एक्ट के अंदर इस्टेब्लिश होते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1956 के अंदर है, ठीक है। क्या आपको इतना क्लियर हुआ? आई होप क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो चलिए, तो अब इन दोनों को पॉइंट को कर लेते हैं। असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर क्या होता है? असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर क्या होते हैं? अब देखो, अब आपको ये पता चल गया किसको पेमेंट करनी है, टैक्स पेयर कौन कौन होंगे। अच्छा जी, अब आपको ये भी पता चल गया कलेक्ट करने वाले को असेसिंग ऑफिसर कहते हैं। अच्छा जी, अब जब ये 1961 के अंदर क्या एक्ट बना था, जो गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं वो गए पब्लिक के पास कि लाओ भाई 1 महीना हो गया, टैक्स तो तुमने जो जितना कमाया, कहते हैं कि रुक जाओ ना, अभी हमारे पास कितने खर्चे हैं, हम कैसे पे करेंगे। उसने कहा रुको, ये दूसरे पर्सन के पास गया टैक्स ऑफिसर कि ला भाई, राम श्याम जो भी नाम रखते हैं, राम रख देते हैं, मिस्टर राम तुम्हारी तो सैलरी आ गई होगी, तुम तो सैलरीड पर्सन हो, तुम तो टैक्स दे दो मुझे, मैं आया हूँ इतनी दूर से। रुको, कहते हैं रुक जाओ ना, सैलरी अभी मिली नहीं है, आज 31 ही तो तारीख है, आज 31 अगस्त ही तो है, हमें तो सैलरी 5 तारीख को मिलते हैं। भाई ऐसे घूम घूम के तो इसका तो दिमाग ऐसे चकरा गया था। तभी तो कहते हैं कि 1961 में आया एक्ट, बट इम्प्लीमेंट तो 1/4 को हुआ है ना, 1/4/1962 में। रीज़न बताती हूँ क्यों ऐसा हुआ है। रीज़न ये ही है कि हमें प्रॉपर टाइम नहीं पता था कि कब किसको टैक्स देना है, कब किसको टैक्स कलेक्ट करना है, कब किसको टैक्स की असेसमेंट करनी है, कोई भी प्री डिटरमाइंड डेट नहीं थी। तो यहाँ पर 1/4/1962 में ये डिसाइड हुआ कि इम्प्लीमेंट करने से पहले ये यहाँ पर ही डिसाइड हो गया था कि इसकी एक पर्टिकुलर डेट बनाएंगे, पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन बनाएंगे। क्या पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन बनाएंगे कि हमें कब टैक्स को कलेक्ट करना है।
आपको पता है आपका फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल। देखो मैं 2023 से लेके चल रही हूँ। 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हुआ। खत्म कब होता है? 31 मार्च 2024 को खत्म होगा। होगा या नहीं होगा? अच्छा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होगा? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आपका यहीं से स्टार्ट हो जाएगा कि 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट होगा और ख़त्म कब होगा? 31 मार्च 2024 को ख़त्म होगा। होगा या नहीं होगा? अच्छा जी, सेम इस तरीके से एक और ईयर ऐसे हम बना लेते हैं जिसके अंदर ओके मैं इसको येलो से लेती हूँ। नेक्स्ट ईयर कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल, यहाँ पे 25 आएगा। तुम लोग बता क्यों नहीं रहे बेटा? 2025 से, यानी यहाँ 31 मार्च 2025 से। क्लियर है? समझ में आ गया? तो मैं आपको बताऊंगी कि कब से कब तक हमें आपको टैक्स पे करना है, वो पढ़ लें। ठीक है, अब देखो ये कहता है कि ठीक है, अब काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि पहले हमें पूरे साल का देख तो लेने दे, हमें कितना खर्चा चल रहा है, कितनी हमने कमाया है, कितना हमें पे करना है, क्या बच रहा है, कुछ बच रहा है नहीं बच रहा, हम अपनी फैमिली के लिए फ्यूचर के लिए बचा पाएंगे। कहते ठीक है, गवर्नमेंट कहती है ठीक है रुक जाओ तुम्हारे लिए बनाती हूँ मैं। गवर्नमेंट ने कहा बन लो तुम लोग जितने चालाक बने जाते। उसने कहा कि इस साल, मान लीजिए इस साल से वो कहते हैं कि मैंने अपने बिजनेस में पैसा लगाया और मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे बिजनेस से इनकम हो रही है या नहीं हो रही है। तो कहते ठीक है कर मौज, पूरे साल मौज कर दो, तेरे को जो करना है कर, पर जैसे ही 31 मार्च आ जाए तो तुम मुझे टैक्स दे देना। कहते हैं अच्छा। मैंने कहा कि 31 मार्च को 2024 को आप कह रहे हो मुझे टैक्स दे दूं मैं आपको, बट 31 मार्च की रात के 10:30 बजे एक मैसेज आ जाए और डिलीवरी करने के लिए, और वो डिलीवरी बहुत ज़्यादा अमाउंट की है, मैंने कहा 1 करोड़ की डिलीवरी आ गई है, तो क्या होगा? या फिर ऐसा हो सकता है 1 करोड़ की पेमेंट करनी आ गई है, तो पैसा जा सकता है, यहाँ पे पैसा आ सकता है। अब आपको भी पता है इनकम के अंदर मैंने आपको बताया था कि जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतना ज़्यादा आपके पास टैक्स कलेक्ट होगा गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट कहती है अब तुम्हें क्या चाहिए? वो कहता है मुझे थोड़ा और समय दो। कहती कितना समय दूँ? वो कहता है कि जब ये पूरा फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो जाए, ये पूरा फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो जाए और इसकी मुझे असेसमेंट करने के लिए थोड़ा टाइम दिया जाए, तभी तो मैं एग्जैक्ट में कैलकुलेट करके बताऊंगा कि मेरे को कितना टैक्स पे करना है। कहती है अच्छा, तो जितना तुमने कहा था मैंने सब मिटो दिया, ये लो सब मिटो दिया है, ये लो ये भी मिटो दिया है, यहाँ पे तुमने कमाया इसको भी मिटो देती हूँ मैं। ठीक है, कहते हैं ये क्या कर दिया, इसकी तो कैलकुलेशन करनी थी हमें। ध्यान से सुना ये स्टोरी जिस तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, उसने एक गवर्नमेंट ने एक फ्यूचर डेट डिसाइड की, मीन्स की नेक्स्ट ईयर के अंदर एक डेट डिसाइड की। क्या? 31 जुलाई, कोई भी जैसे ईयर चल रहा है 2024 है तो 2024, यहाँ पर 2025 31 जुलाई, ये सेट कर दिया कि 31 मार्च के बाद आपको नेक्स्ट 3 महीने और दिए जाते हैं और उस 3 महीने के अंदर आपको क्या करनी है? असेसमेंट करनी है। असेसमेंट का मतलब मैंने आपको बताया था, असेसमेंट का मतलब होता है कैलकुलेशन करनी है कि हाँ जी कैलकुलेट करो कि आपने कितनी इनकम अर्न की है, और उस इनकम का अगर आप एक पर्टिकुलर लिमिट से, अभी बताऊंगी थोड़ी देर रुको, उस लिमिट से अगर आप एक्सीड करते हैं तो उस लिमिट के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? टैक्स पे करना पड़ेगा। क्या आपको इतना समझ में आया? अच्छा, जिस साल मैंने इसको कमाया, ये जो 1 अप्रैल 23 से लेकर 31/4/24 को, इसको हम कहेंगे प्रीवियस ईयर, मीन्स कि इस साल के जस्ट पिछला। अब देखो 2024 लगा हुआ है, अब मेरे को टैक्स पे करना था। 31 जुलाई देखो अब जा चुकी है, इस तारीख, ये आपकी लास्ट डेट है। अगर आपने इस लास्ट डेट के बाद पेमेंट की तो आपके ऊपर फाइन जो है, आपके ऊपर पेनल्टी है, टैक्स डिपार्टमेंट लगाएगा। कौन? CBDT। क्लियर है? अच्छा, इसने कहा कि जो प्रीवियस ईयर में जितना कमाना है, पिछले साल जितना कमाना है कमा लो, उसके ऊपर टैक्स आप कब देंगे? अगले साल। तो प्रीवियस ईयर क्या होता है? प्रीवियस ईयर क्या होता है बच्चे? समझ में आ गया होगा। प्रीवियस ईयर होता है वो ईयर जिसमें आप इनकम को अर्न करते हैं, और असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिसमें आप कमाई हुई इनकम के ऊपर टैक्स पे करते हैं। तो आई होप अब कोई दिक्कत नहीं होगी इस पॉइंट को समझने में, इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने में आपको। यस या नो? कोई इशू है, कोई दिक्कत है तो जल्दी बताइए। समझ में आ गया? असेसमेंट प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, जल्दी से रीड कर लेते क्या कहता है ये।
देखो प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है, प्रीवियस ईयर इज आल्सो नोन एज द फाइनेंशियल ईयर। इसको क्यों बोला गया फाइनेंशियल ईयर? अब देखो मैंने ये बोला ना, ये फाइनेंशियल ईयर होता है, ये पूरा साल क्या है, फाइनेंशियल ईयर ही होता है, ठीक है। इसे हम फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं। इमीडिएटली प्रोसीडिंग द असेसमेंट ईयर, ये कहते हैं कि ठीक असेसमेंट ईयर से पहला ईयर क्या होता है हमारा, प्रीवियस ईयर होता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर इज द ईयर, मैंने 3-4 डेफिनेशन लिखे, जो भी याद करने कर सकते हो। प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिसके अंदर आप क्या करते हैं, पैसे को कमाते हैं। इस साल आपने कमाया, अगले साल पे करो भाई। इट इज टिपिकली फ्रॉम द 1st of April to the 31st March of the next year। फॉर एग्जाम्पल यू अर्न योर इनकम बिटवीन द, आपने पैसा कमाया है 1 अप्रैल 2023 से और 31 मार्च 2024 तक का क्या कौन सा साल होगा, प्रीवियस ईयर होगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं, क्लियर है, ठीक है। अच्छा जी, असेसमेंट ईयर के बारे में बात की जाए, असेसमेंट ईयर क्या होता है कि इमीडिएट फॉलोइंग द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर के ठीक बाद का जो भी ईयर होगा वो असेसमेंट ईयर होने वाला है। इस ईयर के अंदर जो भी आपने कमाया है उसको आप असेस करेंगे और उस असेस किए हुए इनकम को ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। क्लियर है, आई होप समझ में आ गया। अब आपको ये भी पॉइंट क्लियर हो गया, जो असेसमेंट ईयर होता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 में आता है। मैं इसको यहाँ पे भी लिख देती हूँ। असेसमेंट ईयर क्या होता है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 में आता है और ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 34 में आता है, आई होप, राइट, 34 में आता है। क्या आपको तीनों पॉइंट समझ में आ गए हैं? ये भी आ गया, दूसरा पॉइंट ये था हमारा, तीसरा पॉइंट ये था। क्लियर है। अच्छा, अब बात कर लेती हूँ मैं स्पेसिफिक रेट की यहाँ पर, उसके बाद हम इनकम के बाद, क्योंकि इनकम के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, उसको मैं सबसे पॉइंट में लास्ट में समझाऊंगी। अब बात कर लेते हैं रेट की। रेट क्या है, रेट और एग्जम्पशंस लिमिट को, ठीक है, समझ पा रहे हैं। अच्छा, इसके लिए मैं एक और पेज ले लेती हूँ आपको समझाने के लिए। अब मैं इतनी देर से मैं यही बोले जा रही हूँ कि क्या कि आपकी जो इनकम है ना, एक पार्टिकुलर लिमिट है यहाँ पर, आपकी एक पार्टिकुलर लिमिट है, उस लिमिट को अगर क्रॉस करेगी ना, इसको अगर आपने क्रॉस किया तो एक पर्टिकुलर परसेंटेज के लिए आप एक पर्टिकुलर परसेंटेज के तौर पर आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। अब इन दोनों को पढ़ लेते हैं, परसेंटेज और लिमिट को। देखो आपने की जो गवर्नमेंट है ना, उन्होंने रेट को काफ़ी सारे पॉइंट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, ध्यान से सुना इस बात को। रेट क्या होती है आपकी, जनरल रेट भी होती है, ठीक है, और एक आपकी स्पेशल रेट होती है। स्पेशल रेट का मतलब क्या है, जो स्पेशल इनकम होगी, मीन्स की जो रेगुलर इनकम नहीं होती। अब मैं कह रही हूँ कि आपका डेली का बिजनेस है, आप क्या कर रहे हो, मोबाइल फ़ोन सेल करते हो, आपकी मोबाइल फ़ोन का जो शोरूम है आपका, ठीक है, बहुत बड़ी जो शॉप है आपकी, ठीक है, तो उसके अंदर आपका बिजनेस है ये, तो वो तो बिजनेस है। अगर आपको एकदम से कोई प्रॉफिट हो जाता है, आपने कोई लॉटरी लगाई थी, लॉटरी से कोई प्रॉफिट हो गया, आपने कोई ज़मीन थी वो बेच दी है, ठीक है, उससे कोई प्रॉफिट हो गया, आपने कोई भी जैसे हॉर्स रेस के ऊपर बैटिंग लगाई थी, जैसे आईपीएल के अंदर बैटिंग लगती है ना, बैटिंग सबको पता है लगती है, तो उसके अंदर अगर आपको हैवी प्रॉफिट हो जाता है तो वहाँ पर स्पेशल रेट इज अलाउड होगी। स्पेशल रेट हमेशा हाई होती है, ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि ये ऐसी इनकम है जिसके अंदर आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है, ये ऐसी इनकम है जिसके ऊपर आपका, जैसे मैं कहूँ कि लक फैक्टर है, या फिर मैं कहूँ कि काफ़ी सारे सर्कमस्टेंसेस जिसके कारण आपकी वो इनकम बिना मेहनत के कमाई हो गई है। तो ऑब्वियस ही बात है, गवर्नमेंट कहते हैं बिना मेहनत की है, तो हमें भी आपका जो बिना मेहनत का पैसा है ना उसके ऊपर सबसे ज़्यादा टैक्स दो, ठीक है, उसे बोलते हैं स्पेशल रेट। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हमारी जर्नल रेट के बारे में। स्पेशल रेट और जर्नल रेट दो तरह की होती है, ठीक है। अब जर्नल रेट को भी आगे 2 टाइप में बाइफर्गेट किया गया है। क्या, एक तो नॉर्मल रेट, नॉर्मल कह लीजिए, या फिर मैं कहूँ कि ओल्ड रिजीम, यहां पर मैं कह सकती हूं आपकी न्यू रिजीम। ध्यान से सुनना, बहुत आसान है, अगर आप इसको पॉइंट टू पॉइंट अगर मेरे साथ समझेंगे तो आपके लिए आसान रहेगा समझना। ओल्ड रिजीम का मतलब क्या है कि जो पिछले सालों से चलती आ रही है। न्यू रिजीम आपकी 2022 पता नहीं 2023 के अंदर इंट्रोड्यूस की गई थी, जिसका सेक्शन है 115 BAC, सेक्शन 115 BAC, ABC नहीं BAC, थोड़ा सा उल्टा फिर सीधा चल रहा है, ठीक है। पहले हम इसको समझेंगे फिर इसको समझेंगे, ये बहुत आसान है, ठीक है। अगर एग्जाम के अंदर ये आ जाए कि आप कोई भी रिजीम यूज़ कर सकते हैं, तो सबसे पहले बेटर मैं आपको बताऊंगी, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं, बट
पहले मैं इसको ये समझा देती हूँ। चलो ओल्ड रिज्म के बारे में बात करते हैं, इसको बाद में समझेंगे। मैं यहाँ पे स्टार लगा लेती हूँ, मुझे याद रहेगा मुझे क्या बताना है आपको। ओल्ड रिज्म के अंदर ना जो टैक्स लगता है ना, वो डिपेंड करता है, टैक्स अप्लाई होता है ऑन एज बेसिस, कि आपकी उम्र कितनी है, आपकी उम्र कितनी है। अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है, ठीक है, आपकी उम्र 60 साल से कम है, इसको मैं लिख सकती हूँ बिलो 60 ईयर। दूसरा, अगर आपकी उम्र अबोव तो 60 ईयर है बट बिलो 80 ईयर, मीन्स कि 60 साल से तो ऊपर होनी चाहिए, 60 साल या 60 साल से ऊपर। इसके अंदर ये इस तरीके के निशान लगेंगे, ठीक है, 60 साल से ऊपर बट बिलो 80 ईयर, 80 से कम होना चाहिए। नेक्स्ट जाता है कि आपका अबोव 80 ईयर। क्या आपको इतना समझ में आया? पूरी उम्र को उन्होंने क्या कर दिया है, 3 पार्ट्स में बाइफरगेट कर दिया है। कौन कौन से हैं? एक तो कहते हैं कि बिलो 60 ईयर, दूसरा कहता है अबोव 60 ईयर और बिलो 80 ईयर, तीसरा कहता है कि 80 से ऊपर के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, तो इनको क्या कहेंगे? आपके पापा की, मेरे हिसाब से आपके पापा की उम्र बिलो 60 होगी मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स की, तो उसको हम क्या कहेंगे? नॉर्मल सिटीजन कहेंगे। आपके जो ताऊजी हैं उनकी उम्र क्या होगी? मैं जस्ट एग्जांपल ले रही हूँ, उनकी उम्र 66 साल है, तो उसको हम कहेंगे सीनियर सिटीजन। अच्छा, आपके दादाजी की उम्र 80 साल से ऊपर है, तो उसे मैं कहूँगी सुपर सीनियर सिटीजन। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है कि किसको क्या कहेंगे? यस, आई होप सबको समझ में आ गई। एक को अपने पापा जी की उम्र मान लेना, आपकी उम्र लगा लेना, ठीक है। अब आप भी मेरे हिसाब से फाइनल ईयर में हैं, तो 20 या 21 साल के सभी बच्चे मिलेंगे, तो आप भी क्या हैं? आप नॉर्मल सिटीजन हैं, आपके पापा जी सुपर सीनियर सिटीजन हैं, ठीक है। आपके जो ताऊ जी हैं और आपके जो अदर जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा, उनको सीनियर सिटीजन कहते हैं और इनको सुपर सीनियर कहेंगे। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है, आपको रिलैक्सेशन उतनी ही ज़्यादा दी जाएगी, क्योंकि ऑब्वियस है बेटा। अब जो मैं कहूँ कि जो एक व्यक्ति 80 साल का है, क्या वो अब मजदूरी कर सकता है? नहीं कर सकता, तो उसके ऊपर रिलैक्सेशन भी बहुत ज़्यादा दी जाएगी, क्योंकि उसको थोड़ा सा रिलैक्स देना है। अच्छा, एज आपको समझ में आ गया, और साथ में ये सभी क्या होने चाहिए? रेजिडेंट होने चाहिए। रेजिडेंट का मतलब होता है जो भारत के निवासी होते हैं। रेजिडेंट सबके साथ है, रेजिडेंट नॉर्मल सिटीजन, रेजिडेंट सीनियर सिटीजन, रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन, ठीक है। अगर क्वेश्चंस में ये गिवन नहीं है कि पर्सन रेजिडेंट है या नहीं है, तो हम क्या ट्रीट करेंगे? उसे रेजिडेंट ही मानेंगे। क्लियर है? समझ में आ गया? अच्छा, अब यहाँ पर क्राइटेरिया देख लेते हैं। ये कहते हैं कि पहला लेवल, अगर किसी व्यक्ति की केवल 2.5 लाख इनकम है, जो कि नॉर्मल सिटीजन में अप्लाई करते हैं, क्या 0 से लेकर 2.5 लाख इनकम है, उसके ऊपर 0% टैक्स लगेगा। दैट मीन्स नील रहने वाला, कोई भी टैक्स नहीं लगना। चलो तुम्हें छूट दी, हम तुम्हारे ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। अब बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन आ रही है कि मैम अभी हमने तो देखा था कि 3 लाख से 7 लाख है। रुको, ये नया टैक्स डिजाइन है, ये पुराना नहीं है, नया है। पुराना भी याद समझना है आपको, नया भी समझना है, क्योंकि एग्जाम में दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा लेवल क्या है कि अगर आपकी 2.5 लाख से 1 रुपये भी इनकम ज़्यादा हुई और 5 लाख तक है, 2.5 लाख से 5 लाख तक की कैटेगरी के अंदर आते हैं। मान लीजिए आपके पापा की पूरे साल की इनकम 4.5 लाख है, तो आप सेकंड लेवल में आओगे, ठीक है। तो कितना हो गया? यहाँ पर आपको पे करना पड़ेगा 5%। क्या आपको इतना समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर मैंने कहा कि किसी के पापा की इनकम 5 लाख से कितनी हो रही है? 1 लाख नहीं, 10 लाख है। लेट मी चेक। यस, 10 लाख है, ठीक है। कहाँ गया भाई? 10 लाख है। सो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ पर 20% देना पड़ेगा। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? अच्छा, अगर किसी के पापा की इनकम 10 लाख से ज़्यादा है,
अबोव 10 लाख है, और गवर्नमेंट कहती है ठीक है भाई इतना अमीर है तो उसके ऊपर 30% दे देना हमें। क्या आपको इतना समझ में आया? क्या समझ में आ रहा है आपको कि मैम कि 2 से 2.5 के बीच में मैं तो फ्री हूँ, 2.5 से 5 लाख के बीच में मुझे केवल 5% देना है, 5 से 10 लाख की अगर इनकम के क्राइटेरिया में आता है मुझे 20% देना है। और अब आपके दिमाग में आ रहा क्या मुझे अकेला 20% देना है? फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुनना, मैं आपको 2 एग्जाम्पल इसी के लेके चल रही हूँ। क्या एक पर्सन की इनकम है 5 लाख, एक पर्सन की इनकम है 2.5 लाख। चलो मैं एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ, एक पर्सन की इनकम है 7 लाख। तीनों की टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करती हूँ। चलो सबसे पहले मैं 2.5 लाख वाले करूँगी। अब ये कहते हैं कि मेरी तो 0 से 2.5 वाले स्लैब में आती है और उसका रेट क्या है भाई, नील है, तो मुझे तो टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा। क्या बात है, बड़ा खुश होकर घर गया, आहा मज़ा आ गया। अच्छा, दूसरा कहता है कि पहले 2.5 लाख पे तो मेरे लगेगा ही नहीं, क्योंकि 0 से 2.5 लाख वाले इनकम पे तो क्या होते हैं, एक भी टैक्स नहीं लगता। अगले जो 2.5 लाख होंगे उसके ऊपर मुझे 5% ही तो देना है। अगले 2.5 लाख मीन्स कि 5 लाख में से 2.5 लाख तो यहाँ चले गए, और 2.5 लाख यहाँ पे से माइनस करेंगे तो बचेंगे कितने, वापिस 2.5 लाख ही तो बचेंगे, और इसके ऊपर मुझे 5% देना है, और 5% होता है बेटा 12,500। मीन्स कि इसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी बनी, 12,500 बनी। अच्छा, 7 लाख का केस क्या बनेगा? ये कहते हैं कि ठीक है भाई मेरे भी पहले 2.5 लाख तो क्या होंगे, नील होंगे, मीन्स कि मुझे भी इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना है। अच्छा, नेक्स्ट जो 2.5 लाख होंगे, नेक्स्ट 2.5 लाख होंगे, देखो इसके और इसके बीच में फ़र्क कितना है, 2.5 लाख का है, इसके बीच में कितना है, 5 लाख का है, इससे तो आगे। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ध्यान से बताना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि पहले 2.5 लाख के ऊपर मेरा कोई भी रेट नहीं लग रहा, नेक्स्ट के जो भी 2.5 लाख है उसके ऊपर मेरा 5% लग रहा है, नेक्स्ट जो भी 5 लाख है उसके ऊपर मेरा 20% लग रहा है, जो नेक्स्ट जो भी बैलेंस बच गया उसके ऊपर 30% लगेगा। यस या नो? देखो एग्जाम्पल में देखो, 7 लाख है, 2.5 लाख के ऊपर कुछ नहीं लगा, नेक्स्ट 2.5 लाख के ऊपर मेरे पास कितना लगा कि 5% लगा, जो कि 12,500 हमने भी कैलकुलेट किया, 12,500, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो 7 लाख में से 2.5 यहाँ चले गए, 2.5 यहाँ चले गए, मीन्स कि 5 लाख जा चुके हैं, बैलेंस कितना बचा, 3 लाख बचा। अब नेक्स्ट रेट क्या थी, 20%, इसका हमें 20% करना है, तो कितना होगा, ये आ जाएगा 60,000। टोटल लायबिलिटी बनी 72,500 की। क्लियर है? चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने कहा कि मेरी जो इनकम है वो 20 लाख है, मेरी इनकम 20 लाख है। कहते हैं अच्छा चलो कैलकुलेट करते तुम्हारी टैक्स। कहते हैं कि फर्स्ट 2.5 लाख के ऊपर तो टैक्स तो है ही नहीं। अच्छा नेक्स्ट 2.5 लाख के ऊपर, अच्छा ऊपर 2.5 लिखना था, 2.5 लाख के ऊपर मेरा कितना है, 5% है, तो कितना बना 12,500। अच्छा नेक्स्ट 5 लाख के ऊपर कितना बनेगा, 20%, तो ये हो गया 1 लाख रुपए। अच्छा नेक्स्ट क्या बैलेंस आएगा यहाँ पे, तो बैलेंस कितना बच गया, अब देखो 20 लाख में से मैंने कितने पे कर दिए, 2.5 लाख का हिसाब हो गया, 5 लाख हो गए, 5 लाख और 5 लाख 10 लाख हो गए। मीन्स कि 10 लाख के ऊपर तो मैंने टैक्स को कैलकुलेट कर लिया, बाकी का जो बचा बैलेंस 10 लाख है उसके ऊपर मुझे क्या करना पड़ेगा, बैलेंस के ऊपर कितना देना है बेटे, 30% देना है। कितना देना है बैलेंस के ऊपर, 30% देना है। तो मैं इसका 30% कर दूं भाई, तो कितना बन जाएगा, 3 लाख रुपए। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी क्या होगी, 4,12,500 रुपए हमारी टोटल टैक्स लायबिलिटी हो गई है। क्या आपको इतना समझ में आया? क्या देखो मैंने आपको हर क्राइटेरिया का बता दिया कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर जो स्लैब रेट है नॉर्मल और ओल्ड रिजाइम के केसेस में यहाँ पे एज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी एज नॉर्मल सिटीजन है अप टू 60 ईयर है तो ये स्लैब रेट लगेगी। अगर आपकी उम्र 60 से लेकर 80 तक के बीच में है तो उसमें क्या है कि कहते हैं कि पहले 3 लाख के ऊपर आपको थोड़ा छूट दी गई है। अब जैसे देखो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है, काम करने की कैपेसिटी है, कमाने की कैपेसिटी है, थोड़ा कम होती चली जाएगी, है ना। तो यहाँ पे कहते हैं कि पहले 3 लाख के ऊपर आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं पे करना है। अच्छा नेक्स्ट के 2 लाख जो भी होंगे उनके ऊपर आपको 5% देना है। नेक्स्ट के 5, अब देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है, चेंजेस किस में आए, बस यहाँ पे 50,000 रुपये का फर्क आया।
जो पहले 50,000 रुपये यहाँ पे कम थे, अब यहाँ पे ज़्यादा हो गया, बस बाकी सभी चीज़ें सेम है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ कि जो सीनियर सिटीजन है उनके 0 से लेकर 3 लाख तक की अगर इनकम हुई तो किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना है। 3 लाख से 5 लाख तक की इनकम हुई तो उन्हें 5% देना है। 5 लाख से 10 लाख तक कोई इनकम हुई तो 20% देना है। और अबोव 10 लाख उनको क्या देना है, 30% देना है। क्या इन दोनों का डिफरेंस 3 लाख है? क्या इन दोनों का डिफरेंस 2 लाख है? क्या इन दोनों का डिफरेंस 5 लाख है? क्या मैंने आपको यही पढ़ाया है? बेटा ध्यान से सुनो, मैं हर तरीके से आपको बता रही हूँ। क्लियर है, समझ पा रहे हैं? अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है आपके पास सुपर सीनियर सिटीजन। सुपर सीनियर सिटीजन का मतलब क्या है, जो जिनकी उम्र 80 से ऊपर है। अब देखो इसके अंदर ना पहले रेट क्या है, 5 लाख में, इसकी 5 लाख तक अगर आपके पास इनकम है तो कोई टैक्स नहीं देना। कहते कि फिर तो बुजुर्ग होने में फ़ायदा, सोच रहे होगे है ना, बुजुर्ग होने में फ़ायदा है, 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना। यहाँ पे तो हमें 5% तक देना पड़ रहा था, है ना। अच्छा, इसके अंदर 5% का कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, 5% नहीं है यहाँ पर, सीधा ये दोनों सेम है कि नेक्स्ट 5 लाख, नेक्स्ट 10 लाख। क्लियर है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बता देना बेटा। देखो मैंने आपके लिए हर तरीके से इसको लिखा हुआ है नोट्स के अंदर कि जो टैक्स स्लैब रेट है आपकी 2 तरीके की होती है। ओल्ड रिजाइम होती है, एक न्यू रिजाइम है जिसको हम 115 BAC बोलते हैं। ओल्ड रिजाइम मैंने आपको बता दी है। बजट 2024 में जो भी अनाउंस किया है उसके हिसाब से हुई है, ठीक है। ओल्ड रिजाइम के अंदर किसी भी तरह की चेंजेस नहीं हुए, देयर इज नो चेंजेस। बट न्यू रिजाइम के अंदर बहुत सारी चेंजेस हुई है, उनको हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमें नया ही जानना है, तुम्हें तो पिछला जानना ही नहीं है, तुम्हें नए के साथ समझाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये स्लैब रेट क्या इंडिविजुअल पे एप्लीकेबल है? हाँ जी, ये जो मैंने अभी आपको समझाया था, ये चार्ट जो समझाया था, कहाँ गया भाई, ये समझाया था क्या ये इसके इन सबके ऊपर है, इंडिविजुअल के ऊपर है, HUF के ऊपर है, सबके ऊपर है? यस, मैं आपको बताती हूँ किसके ऊपर है। ये इंडिविजुअल के ऊपर एप्लीकेबल है, ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के ऊपर है, ये जॉइंट वेंचर के ऊपर है, दैट मीन्स AOP एंड BOI, ठीक है, ठीक है। एक है आपके पास आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स, ये जो नॉर्मल रिजाइम है ये इनके लिए एप्लीकेबल है। ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, देखो, दिस स्लैब अप्लाई टू एवरी रेजिडेंट मेल फीमेल, जो कि इंडिविजुअल में आते हैं, और जिनकी उम्र 60 साल से कम है, वहाँ पर पहला पार्ट आएगा अप टू 2.5 लाख, नेक्स्ट 2,50,000 से 5%, नेक्स्ट 5 लाख के ऊपर 20%, बैलेंस के ऊपर 30%, ठीक है। नॉन रेजिडेंट है, मेल फीमेल है, चाहे कोई भी, हाँ यहाँ पे एक पॉइंट बताना भूल गई, अगर आपके पास क्वेश्चंस में नॉन रेजिडेंट दिया हो, नॉन रेजिडेंट दिया हो, तो इस केस में हम इसे डायरेक्ट इसको फर्स्ट केस में ही मानेंगे, बाकी सेव के केस के लिए इसको नहीं मानेंगे, चाहे उसकी उम्र कितनी भी क्यों ना हो, उसे हम पहली कैटेगरी के अंदर ही डालेंगे। ध्यान रखना इस बात का, क्लियर है, समझ में आ रहा है? अच्छा, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन्स, ये सभी पर्सन्स भी इसके अंदर टैक्स पे कर सकते हैं। नेक्स्ट, slab rate every male and every female who is a resident in India who is the age of 60 year or more but it is less than that 80 year। यहाँ पे अब बात कर लेते हैं इंडिविजुअल के बारे में। जो पहला केस था ना वो आपको इन सब के लिए था, नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट प्लस इंडिविजुअल, रेजिडेंट प्लस HUF, रेजिडेंट प्लस AOP, रेजिडेंट प्लस BOI, रेजिडेंट प्लस आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये इन सब के लिए था। बट यहाँ पर रेजिडेंट प्लस क्या इंडिविजुअल होगा, यहाँ पर भी रेजिडेंट प्लस इंडिविजुअल होगा। पहले ही केस को आपको थोड़ा ध्यान से रखना है कि चाहे वो नॉन रेजिडेंट है, रेजिडेंट है, आपको यहीं पे कैलकुलेट करना, बट उसकी उम्र 60 साल तक होनी चाहिए। नॉन रेजिडेंट के केस में उम्र नहीं देखेंगे, बस ये देखेंगे कि हाँ नॉन रेजिडेंट है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको यहाँ पे डाल देंगे, ओके। नेक्स्ट क्या है, दिस स्लैब रेट इज यूज फॉर द, नेक्स्ट स्लैब रेट है ये जो सीनियर सिटीजन की है, ठीक है, जिनकी उम्र 80 साल से ऊपर है। ये देखो मैंने इसको बायफॉगेट भी किया हुआ है,
आप इसको किसी भी तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। ओके जी, अगर क्वेश्चंस में गिवन ना हो कि नॉन रेजिडेंट है या रेजिडेंट है, ये साइलेंट हो, तो इस केस में हम क्या मानेंगे, 60 साल वाली स्लैब के अंदर उसको डाल देंगे। ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, न्यू टैक्स रिजाइम के बारे में और पढ़ लेते हैं। न्यू टैक्स रिजाइम क्या कहता है कि जो आपकी ये वाले रिजाइम है, नई जो रिजीम है, इसको मैं नेक्स्ट पे यहाँ पे ले आती हूँ। न्यू रिजीम, या मैं कह सकती हूँ 115 BAC। देखो, इसको यूज करने के ना काफ़ी सारे फायदे। अभी मैं फायदे के बारे में डिस्कस नहीं करूँगी, बस इसकी स्लैब रेट के बारे में डिस्कस करूँगी। क्यों? क्योंकि अभी आपका बेस है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इन डेप्थ में कब समझ में आएगा, जब हम पार्टनरशिप बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड के डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर है आपका 7, या फिर किसी की बुक में 8 मिलेगा, बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड, बुक खोल के आप देख सकते हैं ना। न्यू टैक्स रिजाइम 2022 पता नहीं 23 के अंदर आया था, और उसके अंदर ये बोला गया था जिनके लिए आपको सुटेबिलिटी नहीं लग रही है ओल्ड रिजाइम, आप न्यू में आ जाओ। तो कहते हैं न्यू कौन यूज कर सकता है, वो डिपेंड करता है बेटा, डिपेंड करता है कि आप कैसे स्टेटस में बिलीव करते हैं, कैसा है आपका स्टेटस, कि आप सैलरीड पर्सन हैं या फिर आप नॉन सैलरीड हैं। आप सैलरीड हैं या नॉन सैलरीड हैं। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपके पास क्या बहुत सारे चांसेस हैं। जैसे कि मैंने कहा, ये पर्सन है, ये बिजनेसमैन है, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये क्या लिखा हो, बिजनेसमैन मीन्स कि मेरी दुकान है, मेरा शोरूम है, मेरा जो फ़ोन की खुद की शॉप है, ठीक है, तो मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं बिजनेस में डील करती हूँ, मेरा बिजनेस है। अच्छा, मैंने कहा कि मुझे नॉर्मल स्लैब रेट पसंद नहीं आया, नॉर्मल रेट मैंने पहले साल यूज़ किया, मैंने कहा नहीं, मज़ा नहीं आया, तो मैंने इसको कट किया। नेक्स्ट ईयर मैंने क्या किया, न्यू 115 BAC को यूज़ किया। मैंने इस साल ये यूज़ कर लिया, दूसरे साल मैंने कहा नहीं, मज़ा नहीं आया। तीसरे साल कहता है कि मैं दोबारा से नॉर्मल में आता हूँ, कहता है नहीं, गवर्नमेंट कहती है रुक, मर्जी थोड़ी ना चल रही है तेरी, बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन के लिए केवल एक ऑप्शन दिया जाता है। एक बार अगर आपने कोई 115 BAC अडॉप्ट कर ली तो उसको आप दोबारा से हटा के नॉर्मल पे नहीं आ सकते हैं। अच्छा, तो एक दूसरा कहता है कि देख, मैं तो सैलरीड हूँ, इस साल मैंने नॉर्मल यूज़ किया, अगले साल मैंने 115 BAC यूज़ किया, मज़ा नहीं आया तो फिर नॉर्मल में आ गया, मज़ा नहीं आया तो फिर 115 BAC में आ गया। कहता है भाई तू सही है। तभी तो कहते हैं BAC को अप्लाई करने से पहले देखना पड़ता है कि वो कौन पर्सन है, किसके ऊपर आप अप्लाई करें, सैलरीड पर्सन है या नॉन सैलरीड पर्सन है। अगर सैलरीड पर्सन है तो आपके पास बहुत सारे चांस होते हैं उसको चेंज करने में, कभी नॉर्मल में, कभी 115 BAC में, कभी नॉर्मल में 115 BAC में। बट नॉन सैलरीड के अंदर आपको किसी भी तरह का चांस नहीं मिलता, आपको बस एक चांस मिलता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसकी स्लैब रेट क्या है, स्लैब रेट क्या है, ध्यान से सुनो। ये कहता है कि पहले 3 लाख, फर्स्ट 3 लाख, अगर आपकी 3 लाख इनकम है साल की तो आपके ऊपर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। कहते हैं अच्छा 3 लाख से ऊपर हुई तो, कहते हैं अच्छा नेक्स्ट 4 लाख तक, नेक्स्ट 4 लाख का मतलब क्या है कि 0 से 3 लाख, 3 लाख से 7 लाख, मीन्स कि इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 4 लाख ही तो है। नेक्स्ट 4 लाख तक आपको क्या करना पड़ेगा, 5% रिजीम के ऊपर देना पड़ेगा, ठीक है। कहते हैं अच्छा, कहते हैं कि अच्छा अगर मेरी 7 लाख से ऊपर इनकम हुई तो, कहते हैं रुको ना, अभी बता तो रहा हूँ, टैक्स नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपके पास आई होप 3 लाख है, अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, यस दिस इज अ 3 लाख। कहते हैं कि नेक्स्ट 3 लाख तक आपको क्या पे करना पड़ेगा, आपको 10% पे करना पड़ेगा। कहते हैं मतलब ये कि 7 लाख तक पहुंच गया है, 7 लाख से लेकर 10 लाख तक की कैटेगरी में आया तो बीच का जो डिफरेंस है उसके ऊपर 10% के ऊपर लगेगा। समझ में आ रहा है? तो ये क्राइटेरिया ऐसे बढ़ते जा रहा है कि पहले 3 लाख के ऊपर किसी भी तरह का नहीं लगने वाला है, अगले 4 लाख के ऊपर आपको 5% देना पड़ेगा, नेक्स्ट 4 लाख के ऊपर, ठीक है। 7 लाख से 10 लाख की कैटेगरी तक आप बिलोंग करते हैं तो इनके जो बीच का डिफरेंस है उस बीच के डिफरेंस के ऊपर आपको 10% देना पड़ेगा। अच्छा, मैंने कहा कि मेरी तो 12 लाख इनकम है, कहते कि ठीक है इतना तो सेम एज इट इज होने वाला है, तो जो बीच का डिफरेंस है ना नेक्स्ट 2 लाख के ऊपर आपको 15% देना पड़ेगा। कहते मेरी तो भाई 15 लाख है, तो ये एज इट इज बढ़ता चला जाएगा 3 लाख, फिर आगे
बैलेंस जो बचेगा उसके ऊपर 30%। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? एक एग्जाम्पल देती हूँ फिर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने कहा ओके मेरी स्लाइड फिल हो चुकी है आई होप यहाँ पे। यस, मैं यही एग्जाम्पल ले लेती हूँ। मैंने कहा जो मेरी इनकम है ना, बिजनेसमैन कहता है मेरी इनकम है ना, मेरी इनकम 30 लाख है। कितने लाख है? 30 लाख है। अब 30 लाख है तो वो कहता है कि मैं तो नया टैक्स रिजीम को फॉलो करूंगा, तुम चाहे कुछ भी कर लो, 15%, 20%, 25%। ठीक है, कितना? 15%, 20%, 25%, 20 के बाद सीधा 30, सॉरी सीधा 30। ठीक है, कहते हैं ठीक है, कहते हैं कि क्या रहने वाला है। ओके मैं यहाँ पे न्यू टैक्स रिजीम के बारे में बात करें बेटे, कभी आप सीनियर सुपर से वो देख लेना, न्यू के बारे में बात की जिसके अंदर 30 लाख आपकी इनकम है। वो कहते हैं पहले 3 लाख पे तो तुझे कुछ नहीं देना। कहते हैं अच्छा मजा आ गया, अगले 4 लाख के ऊपर क्या देना है आपको? 5% देना है। 5% दैट मीन्स कट करो 20,000 आ गए। कहते हैं अच्छा अगले कितना? 3 लाख के ऊपर मुझे कितना देना है? 10% देना है। तो कितना हो गया बेटा? ये हो गया है 30,000 रुपये। कहते हैं ठीक, कितना हो गया भाई मेरा? अब देखिए यहाँ से लेकर जीरो से लेकर 3 लाख हो गए हैं। 3 से लेकर 7 लाख तक मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। 7 से लेकर 10 लाख तक मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। मैंने इतना तो टैक्स दे दिया है। कहते हैं अभी तो पैसा रहता है, 30 लाख था तेरा तो पैसा, अभी तो रहता है। अच्छा कहता है कि यहाँ पर 20,000 हो गया मेरा टैक्स, यहाँ पे 30,000 हो गया मेरा टैक्स। नेक्स्ट जो भी 2 लाख बनने वाले हैं इनके बीच का डिफरेंस, उसके ऊपर तुझे 15% देना पड़ेगा। अब देख यहाँ पर नेक्स्ट 2 लाख के ऊपर मुझे 15% देना पड़ेगा। अब देखो आपको नजर आ रहा है जैसे जैसे अमाउंट बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आपका रेट बढ़ता जा रहा है। नजर आ रहा है? 30,000। कहते हैं अच्छा 2 लाख भी हो गए, इसकी 10 लाख कंप्लीट हो गए, 2 लाख भी हो गए, 12 लाख हो गए। अभी तो तुम 12 लाख भी पहुंचे हो। 12 से 15 की कैटेगरी में क्या था? 12 से 15 की कैटेगरी में आपको कितने रेट देना था? 20%। तो डिफरेंस कितना है? 3 लाख का। तो नेक्स्ट 3 लाख के ऊपर आपको 20% देना है, तो 60,000 होगा। अब कहते हैं जो भी बैलेंस बच गया है उसके ऊपर भाई 30% लगा दे, हमसे और कैलकुलेट नहीं किया जा रहा। कहते हैं कितने हमने दे दिए? कहते हैं कितने हमने दे दिए हैं? वो कहता है यहाँ तक तूने 15 लाख दे दिए, बैलेंस कितना बचा? तेरे पास 30 लाख का इनकम थी, 15 कितना? 15 लाख वापस बच गया है। 15 लाख के ऊपर कितने %? 30%। उम्मीद करूंगी कि जो समझ में आ रहा होगा तुम्हें। 7,50,000, 7,50,000 राइट? नहीं 7 नहीं 4,50,000 आएगा, ये तो 50% हो जाएगा ना। 4,50,000 इसकी टोटल लायबिलिटी क्या बनेगी है? 20,000, 30,000, 50,000, 50 और 30 80, 80 और 60 1,40,000, 1,40,000 और 4,50,000 कितना हो गया? 0 9 2 5 5,90,000। मीन्स कि उसने कमाया 30 लाख है और देना कितना पड़ा? 5,90,000 देना पड़ा। वो कहता है कि ओ माय गॉड इतना खर्चा कैसे पे करूंगा मैं, इतना खर्चा, है ना? तो यहाँ पर ये समझ में आ रहा है न्यू टैक्स रिजाइम की जो स्लैब है ये कैसे है। अब मैं आपको इसको साथ में लिंक करके बताना चाहूँगी। अब देखो मेरे पास कितने टॉपिक हो गए हैं, मोस्ट ऑफ हमारा चैप्टर कवर हो गया, तुम्हें पता है इस बात का। इवन थोड़ा सा लंबा गया है बट हाँ मोस्ट ऑफ कवर हो गया। हमने इनकम टैक्स के बारे में पढ़ लिया, टाइप्स पढ़ लिया, इनकम थोड़ा देर रुको क्योंकि इसको वैसे मोस्ट ऑफ चीज़ें समझाऊंगी। असेसमेंट ईयर हो गया है, प्रीवियस ईयर हो चुका है, पर्सन हो चुका है, एग्जामिनेशन लिमिट हो गई है, स्लैब रेट हो चुकी है। अब मैं पहले इसको बताती हूँ फिर इसके ऊपर पहुँचेंगे कि रिबेट, सरचार्ज, हेल्थ एजुकेशन सेस ये होता क्या है भाई, ये होता क्या है। सुनो अब ये कहते हैं कि हम इतना इतना टैक्स देंगे। अब आप लोगों ने इतना डिस्कस कर लिया है कि एक को 12,500 देना पड़ रहा है, एक को कुछ भी नहीं देना पड़ रहा है, एक को 72,500 देना पड़ रहा है। कहते हैं कि थोड़ा सा ही ज़्यादा होने के कारण हमारे पास इतना टैक्स लायबिलिटी बन रही है, इससे बढ़िया तो हम कम कमा ले। कहती है गवर्नमेंट, कहती है कम कमाने का मत सोच, मैं तुझे कुछ सर्विस देती हूँ, मैं कुछ तुझे रिलीफ देती हूँ। क्या कहती है? मैं तुझे रिबेट देती हूँ। क्या देती हूँ? रिबेट। रिबेट होती है छूट, कि अगर तेरी इनकम पहले, अभी मैं बता देती हूँ, अगर तेरी इनकम ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग और न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग
ध्यान से सुनना, अगर क्योंकि ऑब्वियस ही बात है बेटा, जब आप टैक्स भरते हो ना सबसे पहले ऑप्शन आता है कि आप कौन सी टैक्स रिजीम को फॉलो करना चाहते हो। अगर आपने सेलेक्ट नहीं किया बाय द डिफॉल्ट तो ऑटोमेट क्या होने वाला है, ये वाली रिजीम अपने आप सिलेक्ट हो जाएगी 115 BEC वाली। ठीक है, दोनों में रिबेट की अमाउंट अलग अलग है। ये कहते हैं कि अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजीम को फॉलो किया तो क्या होगा, उस केस में आपको 12,500 की छूट मिलेगी। वो कहता है वाह जी वाह, बल्ले बल्ले हो गई है। कितने हो गए, बल्ले बल्ले हो गई है। कहता है अगर मैं न्यू टैक्स रिजीम को अप्लाई करूँ तो कहते हैं 25,000 मिलेंगे तुम्हें वापस, मीन्स कि माफ हो जाएंगे 25,000 अगर तक टैक्स रहा ना तुम्हारे तो माफ, छूट ले मजे। तो पर्सन जो है यहाँ पर एसएससी वो तो खुश हो गया, मन में लड्डू फूटा, है ना। वो कहते हैं इससे बढ़िया ये तो सही है, मैं तो न्यू टैक्स रिजीम को फॉलो करूँ। वो कहता है रुक, पहले कंडीशन तो सुन ले, कंडीशन सुन मेरी, बाद में डिसाइड करिए कि मुझे कौन सा सिलेक्ट करना है। अच्छा, ये कहते हैं कि कंडीशन बता दे जल्दी फटाफट, इतना टाइम नहीं है। कहते हैं गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि अगर तेरी इनकम अप टू 5 लाख रुपए तक है, इनकम अप टू 5 लाख रुपीज तक है, ओल्ड रिजीम की बात कर रहे हैं। दूसरा, तू क्या होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए। तीसरा, तू इंडिविजुअल होना चाहिए। कहते कि बस यही बात थी, 5 लाख इनकम, रेजिडेंट तो हूं ही मैं, इंडिविजुअल तो मैं हुई। अच्छा, तो इस केस में आपको 12,500 की छूट मिल सकती है अकॉर्डिंग टू 87A के तहत। कहते हो वाह जी वाह, बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई। अच्छा, न्यू टैक्स रिजीम के अंदर कहते हैं कि इसमें क्या फायदा होगा, इसमें क्या लिमिट है। वो कहता है कि रेजिडेंट और इंडिविजुअल तो सेम ही रहने वाले हैं, रेजिडेंट और इंडिविजुअल तो सेम ही रहने वाले हो तुम। अच्छा, लिमिट क्या होगी, अप टू 7 लाख रुपीज। वो कहते हैं अच्छा, अमाउंट, इनकम की अमाउंट बढ़ी तो टैक्स की अमाउंट भी बढ़ा दी आपने माफ करने के लिए, तो फायदा तो वही बात है, उतना ही होने वाला है। एग्जाम्पल लेती हूँ, अब एग्जाम्पल मैंने पहले लिया हुआ, इसी को देखते हैं। कहाँ गया भाई, अब देखो इनकम कितनी है, 2.5 लाख है, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे तो टैक्स बन ही नहीं रहा। मैंने कहा इनकम मेरी 5 लाख है, 5 लाख में मेरा टैक्स कितना बना, 12,500। कहता है रुक, रिबेट ले, आगे जाना ही नहीं तुझे, आगे जाना ही नहीं, रिबेट ले अंडर सेक्शन 87A के तहत और माइनस कर दे सारे टैक्स को, कुछ भी नहीं देना तुम्हें। वाह जी वाह। कहते हैं मेरी 7 लाख इनकम है, ठीक है, अब मेरी टैक्स की लायबिलिटी बनती है 72,500, क्या मैं रिबेट ले लूँ। कहता हाँ हाँ जल्दी ले, कभी टैक्स वाले आ जाए। कहते रुक, नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि इनकम तो देख भाई, तू इंडिविजुअल है ठीक है माना, तू रेजिडेंट है वो भी माना, पर तेरी इनकम तो लाई नहीं करती ना उस लिमिट, उसके दायरे के अंदर लाई तो नहीं करती। बोला था 5 लाख तो 5 ही लाख है, 7 लाख किसके लिए है, न्यू टैक्स रिजीम के लिए। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजीम फॉलो किया हुआ है तो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। अगर आपका न्यू टैक्स रिजीम है तो आपको यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, वो भी 25,000 तक। अगर मैं कहूँ कि मेरी 7 लाख इनकम है ना, न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूँ, पहले 3 लाख के ऊपर तो मेरा कुछ भी टैक्स नहीं बनने वाला। नेक्स्ट के जो 4 लाख के ऊपर है वो कितने बनने वाला है, 5% बनने वाला है। 5% कितना हो गया, 20%, 20,000 है ना, 20,000 क्या बनने वाला है, मेरा टैक्स बनने वाला है, ठीक है। अब देखो 3 और 1 4, 4 3 7 हो गए, टोटल अमाउंट कितनी होगी, 7 लाख होगी। टैक्स की लायबिलिटी कितनी बनी, 7 लाख बनी है। अभी कहते हैं कि रिबेट ले लो, कितनी मिलेगी तुम्हें, मैक्सिमम 25,000 तक मिलेगी। अब ये नहीं है कि अभी आप ये कहें मुझे कि मैम 25,000 तक छूट दी थी, 20,000 मेरा टैक्स बना, 5,000 सरकार से दिला दो ना। नहीं, ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट कहती है हम आपको वापस नहीं देंगे पैसा बचा हुआ, जितनी छूट लेनी है ले लो, ठीक है। मैक्सिमम हम आपको इतना दे सकते हैं, मिनिमम जितनी आपकी अमाउंट बनेगी आपको उतना ही माइनस करना पड़ेगा। कहते हैं ठीक है चलो, 0 तो हुआ, कैसे करके हुआ, खुश है बंदा, क्लियर है। तो रिबेट का मतलब आ गया समझ में कि ऐसा अमाउंट जो कि आपको छूट के लिए दिया जाता है, थोड़े रिलैक्सेशन दी जा रही है बट एक सर्टेन लिमिट के साथ साथ। तो पढ़ते हैं यहाँ पर हम इसको, रिबेट भाई आजा फटाफट, हमारे चैप्टर को जल्दी से फिनिश कर देते हैं, है ना। क्या लिखा हुआ है, अनदर चेंज इन द न्यू टैक्स रिजीम। अब 2024 में ये चेंज आया है, ठीक है। पहले यही था, 12,500 ही था पुराने रिजीम की तरह ही, ठीक है।
ये इस तरीके से था न्यू रिजिम के अंदर भी। बट यहाँ पर जो आपकी फिनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी है, उन्होंने ये बोला है कि जो पहले जो 87(1) सेक्शन 87A के अंदर जो अमाउंट मिलती थी 17,500 को बढ़ाकर क्या कर दिया गया, 25,000 कर दिया गया। किस में? न्यू टैक्स रिजिम में। ये वर्ड ध्यान से सुनना, न्यू टैक्स रिजिम में, ठीक है। बट ये ध्यान रखना, हैविंग ए टैक्सेबल इनकम इज ₹7 लाख विल बी एलिजिबल फॉर द रिबेट अंडर सेक्शन 87A। ठीक है, क्लियर है? क्या कोई दिक्कत है? दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ही तो है। अच्छा, अब बात करते हैं हमारे, ठीक है भाई, और कोई दिक्कत नहीं। वो कहता है अच्छा इन केस मैं आपको नई स्लाइड पे लेके चलती हूँ, रुको। चलिए तो अब नेक्स्ट टॉपिक भी डिस्कस कर लेते हैं। अब मैंने आपको बताया कि रिबेट हो चुका है हमारा, अब सरचार्ज और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के बारे में बताया। अच्छा, ये होता क्या है मैम? ये होता है बेटा कि जब भी कोई इंसान हायर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, ध्यान से सुना इस बात को, हायर क्लास इनकम से, या मैं कहूँ कि फैमिली से बिलोंग करते हैं। पेन का कलर चेंज करते हैं, थोड़ा सा दिखाते हैं कि क्या लिख रहे हैं हम, ठीक है। हायर क्लास फैमिली और हायर क्लास इनकम से बिलोंग करते हैं, तो गवर्नमेंट कहती है रुक जा भाई। अब इतने हमने बात कर लिए नॉर्मल रिबेट। देखो मैंने बताया कि एग्जाम्पल लेती हूँ मैं 60 ईयर वाले का, ठीक है। पहले केस का मैंने एग्जाम्पल लिया 5 लाख जिसकी इनकम थी, जिसके अंदर हमने बोला कि पहले जो फर्स्ट 2.5 लाख होते हैं उसके ऊपर मैंने किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना। अगले जो 2.5 लाख होते हैं उसके ऊपर मेरे को कितने % टैक्स देना है बेटे? 5% देना है, जिससे का क्या बनेगा 12,500। वो कहते हैं ठीक है, बट मैं 60,000 की 60 साल की उम्र में आता हूँ, ठीक है, नॉर्मल सिटीजन में हूँ, 5 लाख मेरी इनकम है, मैं रेजिडेंट भी हूँ, इंडिविजुअल भी हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा भाई? रिबेट मिल जाएगी। क्या मिलेगी? रिबेट मिलेगी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 87A के तहत तो मैं 12,500 जितनी की रिबेट होती है उतना ही तुम्हारा टैक्स है, तो कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कहते हैं अच्छा रुक जा, अगर तेरी इनकम 5 लाख में नहीं है, करोड़ों में है, तो ऐसे भी भाई ऐसे एम्प्लॉइज हैं, ऐसे भी व्यक्ति हैं हमारे इंडिया के अंदर। मैंने कहा अगर तेरी इनकम 40 लाख है, दूसरा केस लेके चलती हूं, अगर तेरी इनकम 60 लाख है, तीसरा केस लेके चलते हैं अगर तेरी इनकम 1,20,00,000 रुपए है, ठीक है, ध्यान से सुना इस बात को, 1,20,00,000 रुपए है, तो क्या होगा? ये कहते हैं कि ये बहुत हाई क्लास हो चुकी है। अब देखो जिनके भी आपने जितने भी स्लैब रेट आपने डिस्कस किया है उनके अंदर मैक्सिमम कितना था? 15 लाख। मैक्सिमम कितना था? 15 लाख। 15 लाख से ऊपर होते ही हमने क्या किया था? होते हुए क्या किया था बेटा? हमने किया था सबके ऊपर 30% लगा दो। कहते हैं 10 लाख के ऊपर नॉर्मल रिजीम के अंदर और 15 लाख हमारे न्यू रिजीम के अंदर। ये कहते हैं अगर आपकी इनकम 40 लाख है तो इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करो जल्दी से ओल्ड रिजीम के हिसाब से। कहते हैं पहले 2.5 लाख के ऊपर मुझे नहीं देना, बड़ा खुश हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे 2.5 लाख के ऊपर में इसकी नेक्स्ट 2.5 लाख के ऊपर मुझे 5% देना है। कितना बनेगा बच्चे? 12,500 बनेगा। नेक्स्ट के 5 लाख के ऊपर मेरा पास कितना बनेगा? ये बनेगा बच्चे आपका 20%, तो कितना हो गया? 1 लाख रुपीज़। कहते हैं कि अब जितना भी बैलेंस बच गया है, बैलेंस कितना बचा है बताओ जल्दी से? 40 लाख में से माइनस कर दो 2.5, 5 लाख, 5 और 5 10 लाख। इसकी 10 लाख माइनस कर दिए, बैलेंस कितना बचा? 30 लाख। अब 30 लाख के ऊपर आपको क्या करना है? 30% अप्लाई करना है। 30% दैट मीन्स कट कर दो, 2 0 से 2 0 कट हो गया, 3 3 9, 3 और 2 5, मीन्स की 9 लाख हो गया। 9 लाख दैट मीन्स 10,12,500 इसकी टोटल इनकम हो गया। कहते हैं अच्छा ये तो बड़ी हाई क्लासेस में है, ठीक। अब कहती है गवर्नमेंट जब कोई इंसान इस तरह की कैटेगरी में आते हैं तो उनके ऊपर क्या लगा दो? जो अमाउंट निकली है ना इसके ऊपर एक और टैक्स लगा दो, एक और टैक्स लगा दो। दैट मीन्स टैक्स के ऊपर टैक्स लगा दो। टैक्स ऑन टैक्स दैट इज नोन एज सरचार्ज। कहते हैं आपके दिमाग में आ रहा हो कि मैम हम तो देते ही रह जाएंगे। बहुत सारे फायदे भी हैं,
और देखो इतना कमा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है सारी लग्जरी चीज़ों का तुम ही तो थोड़ी ना फ़ायदा उठाओगे, तुम लग्जरी आइटम्स खरीद रहे हो, लग्जरी चीज़ें पहन रहे हो, तो सरकार कहती है अच्छा मुझे नहीं फ़ायदा देगा इस चीज़ का, तू सर्विसेज ले रहा है, हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारी गवर्नमेंट में तुम हमारे द्वारा प्रोवाइड की गई सर्विसेज को यूज़ करो तो हमें टैक्स नहीं देगा। ऐसे कैसे नहीं देगा, हम देते बताते हैं तुम्हें, है ना। तो ये कहते हैं कि जब टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है उसे बोलते हैं सरचार्ज। क्या ये सरचार्ज सबके ऊपर लगता है? इसकी भी बेटे लिमिट है, इसकी भी क्या है, लिमिट है। और वो लिमिट एक सेकेंड आपको मैं डिस्कस करूंगी। यस, इसकी क्या लिमिट है, आपके पास लिमिट है सरचार्ज की कि पहले जो भी आपके पास, अगर आपकी इनकम 5 लाख से, सॉरी 5 नहीं 50 लाख से, तो पहले सरचार्ज का मतलब देख लीजिए। सरचार्ज का मतलब क्या लिखा हुआ है? सरचार्ज का मतलब है बेटा, हाँ दिखाई नहीं दे रहा, रुको, यहाँ पे ये नहीं दिखाई देगा, ये ले लेते हैं। सरचार्ज का मतलब है, मेरे को लग रहा है पिंक ही ले लेना चाहिए, ऑरेंज सही है, राइट। सरचार्ज का मतलब होता है कि सरचार्ज एप्लीकेबल होता है केवल और केवल किस केस में? इंडिविजुअल के केस में। ना तो कंपनी, ना ही फर्म, ना ही एओपी, ना ही बीओआई, ना ही पार्टनरशिप, किसी में भी एप्लीकेबल नहीं होगा, केवल एप्लीकेबल होगा बेटा इंडिविजुअल के केस में। और इंडिविजुअल कौन सा इंडिविजुअल? जब वो सुपर रिच क्लासेस के अंदर आता है, हायर इनकम ग्रुप में आता है। ये एप्लीकेबल तब होगा जब वो लिमिट को क्या कर देगा, क्रॉस कर देगा। वो लिमिट क्या है कि 50 लाख से लेकर अगर आपकी इनकम 1 करोड़ रुपए तक की है तो आपको उसके ऊपर जो आपका टैक्स बन रहा था ना, उस टैक्स के ऊपर टैक्स देना है 10%। कब? जब आपकी इनकम 50 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की है। अच्छा, अगर इनकम 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ रुपए तक है, ठीक है, तो आपको 15% देना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ रुपए तक है तो आपको 25% देना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 5 करोड़ से ऊपर है तो आपको 37% देना पड़ेगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा स्टार्टिंग में कि हमें तो सारी लिमिट ही याद करनी पड़ेगी। जब आप इस चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन करनी होगी आपकी किस चीज़ की, तब जाके समझ में आएगा आपको ये, ठीक है। तो सरचार्ज का मोटा मोटा मतलब क्या समझ में आया कि टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है मैडम, और टैक्स के ऊपर टैक्स लगने के बाद हमें यह भी डिसाइड करना पड़ता है कि हमारी टैक्स की लायबिलिटी एक्चुअल में है क्या, ये लिमिट को चेकआउट करना है, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ थोड़ा सा कि आपको आसानी हो जाए कि हाँ क्या चल रहा था। मैंने कहा कि अगर आपकी इनकम 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक है, 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ तक के नीचे है, 2 करोड़ से लेकर आपकी 5 करोड़ तक है, और 5 करोड़ से अबोव है। अरे भाई इतने अमीर होने के बाद तो वैसे ही दे दें हम किसी को डोनेट, है ना। अब 1 करोड़ तक का कितने हैं? 10%, उसके बाद 15%, उसके बाद 25%, उसके बाद 37%, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम को फॉलो कर रहे हैं तो टैक्स की रिबेट, टैक्स का जो सरचार्ज है पूरा 37 तक रहने वाला है। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम के बारे में बात करें तो वहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट कितनी थी? मैक्सिमम अमाउंट टैक्स की कितनी थी बेटा, याद है? 25%। कितनी थी? सॉरी 30% है, बट सरचार्ज की लिमिट कितनी रहेगी? वो 25 तक ही रहेगी, वो 30 तक नहीं जाएगी, 37 तक नहीं जाएगी। जो भी मैंने बताया, हायर सरचार्ज रेट ऑफ द 30% हैज़ बीन बी रिड्यूस टू 25%। कहने का मतलब ये है कि चाहे इनकम अब उसके 5 करोड़ से ऊपर क्यों नहीं चले जाए, तब भी 25% ही लगेगा। कब? जब न्यू टैक्स रिजीम के बारे में बात की जा रही है, 115 BAC के बारे में बात की जा रही है। क्लियर है? अच्छा, एग्जाम्पल देते हैं। अब देखो यहाँ पे तो मेरी भाई 40 लाख इनकम है, बड़ा मन खुश हो गया होगा कि मुझे टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं देना। कहते हैं रुक जा, कोई बात नहीं, तो इससे बच गया, पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एक ऐसा है, चाहे तेरी इनकम कितनी ही हो, तुझे 4% तो देना ही देना है, एक केस को छोड़ के, जब आपकी जीरो टैक्स बन जाते हैं। अगर आपका टैक्स कुछ ना कुछ बनता है तो उसके ऊपर आपको हमेशा 4% देना होगा। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का मतलब होता है कि ये टैक्स जिस नाम से लिया जा रहा है ना, कि हम हेल्थ और एजुकेशन के लिए पैसा खर्च करने के लिए हम आपसे पैसा कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये उसी के लिए ही खर्च किया जाएगा। सेस का मतलब होता है जिस काम के लिए लिया है उसी काम के लिए खर्च करना है। क्लियर है? तो ये हमेशा 4% रहेगा, ठीक है।
अच्छा, ये कहते हैं कि मेरे पास सरचार्ज तो नहीं लग रहा, फिर ये कहेंगे कि चलो कोई बात नहीं, अब सीधा क्या लग जाएगा, 4% लग जाएगा। अगर मैं इसका 10 लाख का, एक सेकेंड, 10 लाख का कितने परसेंट करना है, 10,12,000 का, 10,12,500, क्या मैंने सही बोला है? इसका मुझे कितना करना है, 4% करना है। तो ये कितना आ गया बेटे, ये आ गया मेरे पास 40,500। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी बन जाएगी, इसका प्लस करेंगे, एक सेकेंड, प्लस करेंगे 10,12,500 को प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा, 10,53,000। क्लियर है? अच्छा, दूसरा केस लेके चलते कि मैंने कहा कि मेरी इनकम 60 लाख है। कहते हैं अच्छा, अब पहले तो टैक्स कैलकुलेट करो कि पहले 2.5 लाख के ऊपर मेरा तो कुछ नहीं बनने वाला। मैं एग्जांपल क्यों ले रही हूँ बेटे कि आपको क्लियर हो जाए। पहले 2.5 लाख के ऊपर नील है, ठीक है। नेक्स्ट जो 2.5 लाख होंगे उसके ऊपर क्या बनने वाला है, 5%, तो 12,500 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है 5 लाख रुपीज़ के ऊपर, ठीक है, वो कितना है, वो आपका बन जाएगा 1 लाख रुपीज़। नेक्स्ट जो भी बैलेंस बचा, अब देखो 5 और 5 लाख 10 लाख कंप्लीट हो गए, बाकी बचे कितने, इसमें से 10 लाख की अपने पेमेंट के ऊपर टैक्स हो चुका है, तो यहाँ पे 50 लाख बना। 50 लाख के ऊपर 30% जीरो कट हो गई, तो यहाँ पे 15, तो ये आ जाएगा 2 0 और 3 0, 2 0 और 3 0, 15 लाख हो गया। तो यहाँ पे कितना हो गया, 16,12,500। अब ये कहते हैं क्या रिबेट मिलेगी, वो कहता है अरे देख तो सही तू कितना कमा रहे, तू रिबेट लेने की बात कर रहे हैं। तो कहते हैं रिबेट की तो भाई लिमिट 5 लाख थी, इंडिविजुअल थी, रेजिडेंट है। कहते हैं इंडिविजुअल भी हूँ, रेजिडेंट भी हूँ, बट 5 लाख नहीं है, तो फिर क्या हुआ। कहते हैं नहीं है तो नहीं है, 60 लाख पे नहीं मिलेगी। कहते हैं अच्छा रहने देते हैं, तो आ जाओ 12,500। अच्छा, वो कहते हैं अब सरचार्ज देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा भाई, 60 लाख पे है, लिमिट क्या है, जैसे ही 50 लाख से 1 रुपया आ गया जाए, मीन्स कि 50 लाख 1 रुपये से लेकर कितना, 99,99,999। जैसे ही यहाँ तक है तो आपके ऊपर केवल 10% लगेगा। जैसे ही 1 रुपये यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो आप नेक्स्ट कैटेगरी में जाओगे, 1 करोड़ रुपए में आ जाओगे। क्या ये समझ में आ रहा है बेटा? अच्छा, मैंने कहा कि आपकी जो स्लैब है, आपके फर्स्ट कैटेगरी में आ रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर 10% लगाना पड़ेगा, सरचार्ज लगेगा 10%। अब मैं इसका 10% निकाल दूं तो कितना बनेगा, 161250, मीन्स कि 1,61,250, 16,12,500 में हम प्लस कर देंगे 1,61,250। क्लियर है? तो ये कितना आ गया, बेटा, कितना। आप देखो ये रिबेट जो छूट मिलती थी उनको माइनस करते थे, टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है, मीन्स कि ये भी आपको पेमेंट करनी है, तो इसको इसलिए हम ऐड कर रहे हैं। तो कितनी टोटल पेमेंट हो गई है, 17,73,750। ठीक है। अब कहते हैं कि हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी देना है क्या, कहते हैं ये तो सबको देना है, चाहे तेरी इनकम कितनी भी हो, चाहे किसी की भी इनकम कितनी भी हो। अगर टैक्स लायबिलिटी बन रही है तो सबको देना होता है, तुझे क्या सबको देना है। कहते हैं अच्छा कितने परसेंट देना है, ये कहते हैं 4% देना है। अब मतलब कि तुम 17 लाख का 4% करोगे, हाँ जी 4% करेंगे, तो कितना आ गया, 70,950 रुपये। क्लियर है? इसको मैं अगर प्लस कर दूँ 17,73,750 तो कितना हो गया, 18,40,700 रुपये। ये आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी बन गई है। मैंने आपको टैक्स होल्डर बना दिया है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब सरचार्ज और एजुकेशन क्या है, सरचार्ज होता है टैक्स के ऊपर टैक्स लगना, जो उसी के ऊपर टैक्स लगेगा जिसकी जो लिमिट है इस क्राइटेरिया में आती होगी, जो पर्सन इसके अंदर बिलोंग करता होगा उसी को क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है। अगर ये न्यू टैक्स रिजीम से फॉलो होती तो न्यू टैक्स रिजीम में जो भी यहाँ पे टैक्स बनता ना बेटे, जो भी यहाँ पे टैक्स बनता, आप देखो यहाँ पे भी रिबेट नहीं मिलती न्यू टैक्स रिजीम के अंदर, क्योंकि वहाँ पे लिमिट क्या है, 7 लाख और 25,000। अब यहाँ पे 7 की बजाय 60 है भाई, 7 की बजाय 7 की जगह 60 है, तो यहाँ पे वैसे नहीं आने वाला, तो सरचार्ज वहाँ पे भी लग जाएगा 10%। ठीक है। बट वहाँ पे ये याद रखना कि मैक्सिमम आप सरचार्ज कितना लगा सकते हो, 25 लगा सकते हो, ज़्यादा नहीं लगा सकते। ठीक है। बाकी वो सभी सेम प्रोसेस में आपकी यहाँ पे भी रहने वाली है।
ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप इसको रीड आउट कर सकते हो, सेम एज इट इज़ लिखा हुआ। इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। हेल्थ एजुकेशन सेस मैंने आपको बता दिया, हमेशा 4% लगता है और ये होती है आपकी टैक्सेबल वैल्यू। क्या आपको इतना समझ में आ गया बेटा? अच्छे से आ गया? अच्छा, पार्टनरशिप, कंपनी, लोकल अथॉरिटी का भी टैक्स हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता है कई बार। ओके, अच्छा, एक पॉइंट पढ़ने से पहले, इस पॉइंट को पढ़ने से पहले मैं आपको क्या पढ़ाने की कोशिश करूँगी, आपको पढ़ाने की कोशिश की जाएगी कि एक पॉइंट रहता है मेरे हिसाब से यहाँ पे, एक सेकेंड, बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे पढ़ाने में, आई होप तुम सबको भी मज़ा आ रहा होगा। स्पेशल रेट मैंने आपको बता दी है। स्पेशल रेट क्या होती है? जब आप कोई स्पेशल इनकम को जनरेट करते हो तो उससे कहते हैं स्पेशल रेट। जैसे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, मीन्स की कोई जो लैंड थी, बिल्डिंग थी, उसको बेच दिया तो वो आपका कितना रेट लगेगा? 20% लगेगा। ये वैसे भी आपको ना मैं कैपिटल गेन हेड वाले में पढ़ाऊंगी। हाँ, ये पॉइंट रहता है, मैं कह रही थी मेरे दिमाग में घूम रहा था, मैंने आपको बताया था, मैंने स्टार जो लगाया था ना यहाँ पर, ये इसी के लिए लगाया था। क्या? सुनो सुनो ध्यान से, खोल के मेरी बात, खोल के तुम्हें बताती हूँ। देखो, अब आपको ये पता चल गया टैक्स इनकम के ऊपर लगते हैं। अब मैं आपको टोटल इनकम को कैलकुलेट करना सिखा दूँ। कहोगे मैम इतनी देर से हम क्या कर रहे थे? इतनी देर से हम पैसे जहाँ से कम हो सकते हैं वहाँ कम करने की बात कर रहे थे। हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की? हमने डिस्कस की असेसमेंट ईयर, हमने डिस्कस किया प्रीवियस ईयर, हमने डिस्कस किया एसएससी पर्सन क्या होता है, ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया सरचार्ज, फिर हमने रिबेट को भी डिस्कस किया, हमने हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को भी डिस्कस किया। देखो छोटी छोटी टर्म है बट आपकी सैलरी हेड में सारी मिक्स होके आने वाली है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, अब मैं बात कर लेती हूँ टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। टोटल इनकम से पहले ग्रॉस इनकम आएगी। जैसे कि हम क्या कहते हैं कि जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पे क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट आता है नहीं आता है, उसके बाद नेट प्रॉफिट आता है। अब आपको ये भी कैलकुलेट करना सिखाऊंगे, ये भी कैलकुलेट करना सिखाएंगे। सुनो, अब एक पर्सन है भाई, ठीक है, मैं मान के चल रही हूँ जो यहाँ पर जो स्नेहा है और सुरभि है, ठीक है, और इधर साइड बॉयज के अंदर लेके चल लेते हैं आदित्य है और कौन है भाई नीचे? कमेंट सेक्शन जल्दी बताइए। अच्छा, जितेंद्र है, आदित्य और जितेंद्र, स्नेहा और सुरभि। इनमें स्नेहा और सुरभि कहती है कि हम तो सैलरीड पर्सन हैं। हम क्या है? सैलरीड पर्सन है। हम क्या है? सैलरीड पर्सन है। हमारी तो इनकम जो भी आती है ना सैलरी से आती है। कहते हैं अच्छा, तो कहेंगे हाँ, तो उसे हम कहेंगे सैलरी इनकम। इसको कहाँ डालेंगे? इसको हम डालेंगे ऑब्वियस है, सैलरी इनकम है तो सैलरी हेड में डाल देंगे, ठीक है। आदित्य और क्या नाम था इसका? नीचे मैंने नाम भी नहीं लिखा। आदित्य था और कौन था? अब यहाँ पे जीवांश है, फिलहाल जीवांश है। आदित्य और जीवांश, आदित्य और जीवांश क्या कह रहे हैं कि हमारे पास, हमारा तो बिजनेस है मैम। आदित्य कह रहा है कि मेरा तो मैम बिजनेस है और साथ ही साथ मेरी ना ज़मीन से भी, प्रॉपर्टी से जो आती है ना सामान, ज़मीन को मैं बेच रहा हूँ, कभी खरीद रहा हूँ, उससे मुझे प्रॉफिट होता है, तो मैं उसे कहूँगी कैपिटल गेन। अच्छा, जीवांश कहता है कि मैम मैं एज ए अकाउंटेंट हूँ, ठीक है, मैं सीए चार्टेड अकाउंटेंट हूँ, मेरा प्रोफेशन है, और साथ ही साथ जो मैंने क्या किया हुआ है, मैंने घर में कंस्ट्रक्शन लगाई थी, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद उन रूम्स को मैंने रेंट पे दे दिया, तो दैट मीन्स हाउस प्रॉपर्टी से क्या हो रहा है? आपको इनकम हो रही है। कहते हैं अच्छा, और बैंक में मैंने ना एफडी भी करवाई हुई है, मैंने नेशनल सेविंग अकाउंट में क्या किया हुआ है? इन्वेस्ट किया हुआ है, तो मुझे इंटरेस्ट भी मिल रहा है। कहते हैं अच्छा, तुम्हें तो इतनी सारी इनकम मिल रही है, तो तुम्हें कहाँ डालें? तो सुनो, सैलरी हेड के इनकम टैक्स के अंदर जब हम टोटल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, कहते हैं कि 5 हेड होते हैं। इनकम टैक्स का पंजा, कहते हैं ना कि इनकम टैक्स का पंजा क्यों है? क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहेगा कि आपसे ज़्यादा पैसा लिया जाए और आप क्या सोचेंगे कम से कम पैसा मैं दूँ, तो इसलिए कहते हैं इनकम टैक्स के पंजे से कभी भी बच नहीं सकते। तो इनकम टैक्स के पंजे को समझते हैं।
सबसे पहला पंजा क्या है, अंगूठा जो मेरे पास है वो क्या है, सैलरी हेड है, सैलरी हेड है। दूसरे नंबर पे क्या है मेरे पास, हाउस प्रॉपर्टी हेड है, हाउस प्रॉपर्टी हेड है। तीसरे नंबर पे क्या है मेरे पास, कैपिटल गेन है, कैपिटल गेन हेड है। फोर्थ नंबर पे क्या है मेरा, बिजनेस है, तो बिजनेस एंड प्रोफेशन से होने वाली इनकम, तो मैं यहां डालूंगी। तो 4 हेड हो गए हैं, 1 2 3 4। कहते हैं अच्छा इनके अलावा कोई भी अगर इनकम आते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट हो गया है, लॉटरी हो गया, हॉर्स रेस के अंदर जीता, पजल्स के अंदर जीता, डिविडेंड हो गया, शेयर्स के ऊपर मिलता है, कोई गिफ्ट मिला है, अब आप यहाँ पर क्या है अदर सोर्सेज में, अदर के नाम से आप यहाँ पे डालेंगे। इनकी से जो भी इनकम हो रही है उन सबको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो इसे बोलेंगे ग्रॉस टोटल इनकम। क्या बोलेंगे, ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, जब हम इनको कैलकुलेट करते हैं ना सैलरी हेड, इनके अंदर ना जो भी पहले एक्सेप्शन मिलती है वो यहीं से माइनस करके फिर हम शो करते हैं। ठीक है, मान लीजिए मेरी सैलरी इनकम जो है ना 3 लाख रुपए बन रही थी, उसमें से ऐसा कुछ पॉइंट आया कि जो मुझे क्या है 20,000 रुपये की छूट मिल रही है, एक्सेप्शन मिल रही है। ठीक है, एग्जम्प्टेड है। ठीक है, तो इस केस में मैं इसको यहाँ पे 3 लाख माइनस के 20,000 नहीं दिखाऊंगी, मैं यहाँ पे सीधा 2,80,000 दिखाऊंगी। तो यहाँ पे एग्जम्पशंस पहले ही माइनस हो जाती है, वो भी पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 स्पेशली इसी के लिए, एग्जम्पशंस ऑफ द इनकम टैक्स, राइट। उसके बाद हमें क्या जो भी डिडक्शंस मिलते हैं उसको हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। डिडक्शंस का मतलब क्या है, डिडक्शन हमेशा ग्रॉस टोटल के बाद मिलती है, ग्रॉस टोटल में से मिलती है, और एग्जम्पशन उससे पहले मिलती है, ये बात ध्यान रखना, बाकी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, डिडक्शन के लिए चैप्टर नंबर 15 है, अगर आपकी बुक के अंदर लिखा हो, या फिर हम इसको बोलते हैं चैप्टर नंबर 6A के नाम से जानते हैं। इसके अंदर हम 15 से 16 डिडक्शंस पढ़ेंगे। अगर मैं उसमें से यहाँ से माइनस कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगी, टोटल इनकम आ जाएगी। तो टोटल इनकम और ग्रॉस टोटल इनकम में क्या फ़र्क है, इसके अंदर डिडक्शंस इंक्लूड नहीं होती है, यहाँ पर डिडक्शंस इंक्लूड होती है। क्लियर है, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा ये पॉइंट भी हो चुका है जो मुझे यहाँ पे समझाना था, क्या थी कि कैसे हम टोटल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। कैसे करते हैं, जितनी भी हेड की सैलरी है, सैलरी हेड है, हाउस प्रॉपर्टी हेड है, बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड है, कैपिटल गेन है, अदर सोर्सेज, इन सबको ऐड करेंगे तो मेरा क्या बन जाएगा, ग्रॉस टोटल इनकम बन जाएगा। अगर इसमें से मैं माइनस कर दूं मेरे जितने भी डिडक्शंस हैं चैप्टर जो 6 में, या फिर मैं कहूँगी आपके चैप्टर में चैप्टर 15 नंबर दिया होगा, वो माइनस कर दूं, मेरे पास टोटल इनकम आ जाएगी। टोटल इनकम के बाद जो भी स्लैब रेट एप्लीकेबल होती है, अगर वो इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल की, कंपनी है तो कंपनी की, अभी कंपनी पढ़ेंगे। पार्टनरशिप में तो आपको पता है फ्लैट 30% लगता है, देखो ये लिखा हुआ है, फ्लैट 40% है। ये किस में होता है, जब आपकी फॉरेन कंपनी होती है। कौन सी कंपनी होती है, जब आपकी फॉरेन कंपनी होती है। 20% कुछ एक केसेस के अंदर रखता है, वो अभी मैं बताऊंगी। ठीक है, रिबेट अंडर सेक्शन उसके बाद हम लेंगे। ठीक है, वो तब लेंगे जब 5 लाख होगी। किस केस में है, जब ओल्ड टैक्स रिजीम के बारे में बात कर रहे हैं। अगर न्यू टैक्स रिजीम है तो आपको 25,000 की छूट मिलती है। ठीक है, इसके अंदर 12,500 की छूट मिलती है, इसके अंदर लिमिट 7 लाख है। ठीक है, उसके बाद सरचार्ज एप्लीकेबल होगा, फिर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस होगा, फिर टोटल टैक्स लायबिलिटी हमारी फाइनली कंप्लीट हो गई है। वाजिबा, चैप्टर हो गया फिनिश, है ना, चैप्टर हो गया है फिनिश। सैलरी कंपनी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो अभी नहीं बताने की बात करूंगी, क्योंकि इन चीज़ों को ना हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगी, तो इसलिए मैं इसको होल्ड पे रखती हूँ। जब हम कंपनी वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना इनकम टैक्स में ही, तब उसको हम डिस्कस करेंगे। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, कंपनी के अंदर भी 2 तरह को बाइफर्केट किया गया। एक तो हमारी भारतीय कंपनी होती है, एक हमारी विदेशी कंपनी होती है। विदेशी कंपनी के ऊपर हम 40% क्या लगाते हैं, टैक्स लगाते हैं। डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर 30% लगाते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल केसेस के बारे में बात कर रहे हैं, नॉर्मल केसेस है। ठीक है, अच्छा, अगर इसमें ना फिर आगे बाइफर्केट क्या हुआ है, अगर किसी कंपनी का क्या है टर्नओवर, ध्यान से सुनना, अगर किसी कंपनी का टर्नओवर क्या है 400 करोड़ से एक्सीड करता है। अब देखो, भारत की कंपनी है, भारत में ही प्रोड्यूस कर रही है, भारत के मैन्युफैक्चरिंग फंक्शंस को इन्हांस कर रही है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, कहती है इतना सारा काम तो हमारे लिए कर रही है, तो हम भी तुम्हारे लिए थोड़ी सी छूट दे देते हैं। कहते हैं नॉर्मल केस है तो ठीक है, बाकी
अगर तेरा 400 करोड़ से ऊपर गया टर्नओवर तो तेरे लिए स्पेशली 25% क्या रहने वाला है, टैक्स रेट रहने वाला है। दूसरा पॉइंट ये कहता है। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि इन केस चाहे 400 करोड़ हो या इससे ऊपर हो चाहे इससे नीचे हो, अगर किसी कंपनी ने इन तीन सेक्शन में से किसी भी एक सेशन को अडॉप्ट कर लिया, अपना लिया, तो ना तो ये लगेगा ना वो लगेगा। तो डिपेंड करते हैं इसके अलग अलग क्राइटेरिया के अंदर। इनको हम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड वाले चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, वहाँ बहुत अच्छे से आएगा ये। अभी याद करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। अभी मैंने जस्ट थोड़ा सा बता दिया है कि डोमेस्टिक कंपनी 30%, फॉरेन कंपनी तो 40%, ये लिमिट बता दी 115 BA, 115 BAA एंड 115 BAB। क्लियर है? आई होप आपको ये कंप्लीट समझ में आ गया होगा। 115 की जो रिजीम है उसके अंदर भी कुछ एक ऐसी टर्म्स लिखी हुई है। ये टर्म्स अभी याद नहीं करनी, बट इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि मुझे याद रह जाएगी, मुझे आपको समझाना है, अदरवाइज मेरे माइंड से स्किप हो जाएगी। ये तब करेंगे जब हम इन सारे हेड को डिस्कस करेंगे ना। तो इन हेड की आइटम्स हैं, ये इन हेड की आइटम्स है, ठीक है। समझ पा रहे हैं? अच्छा जी, अच्छा एक टॉपिक रह गया भाई हमारा यहाँ पे। चलो इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो गया। 5 से 10 मिनट का वो टॉपिक है ये, बट फिर भी एक रिफ्रेशमेंट होती है। मैं भी काफ़ी टाइम हो गया मेरे को, अप्रोक्स 2 आज, ओ माय गॉड, आज तो हमारी क्लासेस बहुत लंबी चली गई है। ओके, इट्स ओके। बट कंसेप्ट तो आ गया होगा ना समझ में। जल्दी से रिस्पॉन्स दीजिए फटाफट। अगर आप ये पीडीएफ एक्सेस करना चाहते हैं ना बच्चे, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, फटाफट बता देती हूँ मैं आपको, ये पीडीएफ एक्सेस करना चाहते हैं, ये मैंने आप सभी के लिए इतनी इजी फॉर्म में बनाई है, तो आप इनको एक्सेस कर सकते हैं। आपको ₹9 पे करना होगा। ओके, आपको अगर एक्सेस लेना है तो आप ₹9 पे करेंगे, और व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दोनों चीज़ें क्या कर रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो आप टीम के साथ कॉन्टैक्ट कीजिए और आप बता सकते हैं कि हमें क्या चाहिए, इनकम टैक्स के यूनिट नंबर फर्स्ट के नोट चाहिए। अब डे बाय डे हम क्या करने वाले, कंप्लीट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इवन थोड़ा सा लंबा जा रहा है, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये भी सारा सब कुछ हो गया, ठीक है। एजुकेशन सेस हेल्थ एजुकेशन हो गया, टोटल इनकम हो गई है, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, ये वाला पॉइंट आता है, ये इंपॉर्टेंट भी है, और ये कहूँ मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इसको हम अलग से सेपरेट एक एनर्जी के साथ करेंगे, ठीक है। वैसे मैं अभी करवाना चाहूँगी, बट थोड़ा सा गैप ले लीजिए, 5 to 7 मिनट का ब्रेक लीजिए, देन उसके बाद हम करेंगे। ओके।